चुके हैं। हाँ हाँ। तो सर आज आप कैपेसिटर के बारे में आप पढ़ाएंगे आज? नहीं, आज कैपेसिटर नहीं कर रहे हैं। मैं अपने अपने हिसाब से लेके जाऊंगा। आप लोगों को सिर्फ मेरे साथ रहना है। यस्टरडे सेशन वाज ऑसम ऑन एफबी। वो थैंक यू शुभम, अगर आपने देखा है तो बहुत बढ़िया। ओके, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। लास्ट क्लास का पीडीएफ नहीं मिला है। लास्ट क्लास का नहीं मिला? नहीं सर। चलिए ठीक है, मैं दे दूंगा आज, है ना। आज तो एक सब क्या है, ठीक है बाद में पढ़ लेना, अभी जाओ मुझको पढ़ाना है तो। ओके, थैंक यू रणमित। इफ यू लव द बेसिक थिंग्स, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया था एक्चुअली कि सर दिस इज वेरी बेसिक और ये सब तो आता नहीं है, हमको पता है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं 1 महीना आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ कि आप लोग 1 महीना रहो। हर कोई कम से कम 1 महीना बियर करो। मैं जो भी बक रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उससे क्या इफेक्ट आता है 1 महीने के बाद आपको पता चलेगा। 1 महीने के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना अंदर, वो खुद फील करोगे कि हाँ यार मेरा टेक्निकल लेवल तो कहाँ से कहाँ तक आ गया है। अगर नहीं फील करते हो ना तो फिर बताना मेरे को कि सर आपने मेरा 1 महीना खराब कर दिया। उससे पहले कुछ ना बोलो, सिर्फ जो बोलता हूँ वो सुन लो। हाँ बोलिए। सर आप जो कर रहे हैं बिल्कुल मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। कुछ और डिटेल्स में मतलब मैं आपसे डीपली कुछ जान पा रहा हूँ सर आपसे। ओके ओके, थैंक यू तो थैंक यू। नहीं वो समझना पड़ता है, हमको भी समझना पड़ता है कि यार लोगों के माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कि इतना बेसिक में कि करंट फ्लो वोल्टेज वो सब तो जानते हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, एग्जाम में आएगा इतना हायर लेवल का क्वेश्चंस, और हम लोग सर अभी यहाँ पे फील्ड पे हैं। सर ये सब बहुत साल हो चुके हैं, मैं छोड़ चुका था सर। और फिर से जो है मैं जान पा रहा हूँ आपके जरिए से। जी जी। तो सर आप जो कर रहे हैं सर मैं बिल्कुल ही सर सेटिस्फाई हूँ सर जो आप कर रहे हैं। थैंक यू वही सर। थैंक यू। तो शांति सर जी मैं, बोल रहे हैं? हेलो सर। हाँ सर मैं शांति बोल रहा हूँ सर। आपको मैं हाँ। तो सर आप पिछले बार लास्ट टाइम आप इंटर था पढ़ा चुके थे, तो मैं चाहता हूँ सर कैपेसिटी के बारे में कुछ आप समझाइए सर ताकि। हाँ डेफिनेटली वो हर एक, मैंने बोला ना कि आप लोग अगर मेरे साथ हो तो फिर ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे माइंड में हर एक चीज है कि आप लोगों को किस चीज का जरूरत है, कब क्या क्या चीज लगेगा, आपको इंटरव्यू में क्या चीज लगेगा, आपको प्रैक्टिकल फील्ड में काम करने के लिए क्या चीज लगेगा, आपको एग्जाम देने के लिए क्या चीज लगेगा, वो सारा चीज मेरे दिमाग में है और मैं उसी हिसाब से आप लोगों को लेके जाऊंगा। बस गुजारिश वही है कि मेरे साथ चलते रहो, रुकना नहीं है ना। हेलो सर। और सर मैं चाहता हूँ सर आप जो है सॉरी शांति में सबको म्यूट करने के चक्कर में म्यूट कर दिया। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। शांति जी अनम्यूट कर लीजिए आपने। हाँ कुछ बोल रहे थे शांति। हाँ सर सर मैं वही चाहता हूँ सर आप जो है आप जो पढ़ा रहे थोरोली पढ़ाते जाइए सर। बेसिक हो सर, फ्रॉम शुरू से लेके जो आप कर रहे हैं सर वही तो सर उसमें वो उसको चिंता करना नहीं है। मैं अपना स्ट्रेटेजी कभी चेंज नहीं करता हूँ, क्योंकि देखो ओके सर, कुछ लोग होते हैं जो पहले से तैयारी किए हुए हैं, कहीं और से भी ट्यूशन लिए हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनको वक्त नहीं मिलता है और बहुत पहले छोड़ चुके हैं। तो ऐसा होता है। तो मैं अपना वो जो लास्ट जो स्लो स्पेस में चल रहा है घोड़ा ना, मैं उस पर फोकस करता हूँ, क्योंकि जब मैं उसको फर्स्ट रैंक पे लेके आ जाऊंगा तो फर्स्ट रैंक वाला तो बहुत आगे निकल चुका होगा, तो उसमें मेरे को दिक्कत नहीं है। माई फोकस इज ऑलवेज ऑन द स्लोएस्ट चेन और स्लोएस्ट रिएक्शन ऑफ द चेन, है ना। तो जो सबसे स्लो चलेगा मैं उसी के स्पीड पे चलूंगा, क्योंकि मेरे को हड़बड़ी नहीं है। मुझको सिर्फ आप लोगों को किसी एक पार्टिकुलर एग्जाम्स के लिए तैयार नहीं करना है, मुझको आप लोगों को अपनी जिंदगी के लिए तैयार करना है, ताकि कोई भी एग्जाम हो वहां पे निडर होके आप बैठो और सक्सेसफुली निकल के आओ। कोई भी इंटरव्यू हो, इंटरव्यू से पहले आपको ये एक बार भी ख्याल ना आए कि यार मेरे को इंटरव्यू में सवाल क्या करेगा।
उस लेवल तक मुझको लेके जाना है और मैं लेके जाऊंगा आप लोगों को। उसमें कोई देयर इज नो अदर सेकंड ऑप्शन। Sir, can you solve MCQs questions after each topic which is beneficial for student? शुभम, या श्योर, हम लोग MCQs भी शुरू करेंगे, लेकिन अभी नहीं। मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है एक बेस लेवल क्रिएट करना। आप लोगों को समझ में आएगा कि किस बेस का बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी सिर्फ 2 क्लास ही हुए हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। चलो बात करते रहेंगे, बात होती रहेगी। शुरू करते हैं क्योंकि काफी लंबा जर्नी है ना। और मुझको अच्छा लगा आप लोगों का फीडबैक सुन के कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। बस मेरे स्पेस से चलते रहो। मेरे माइंड में एक सिस्टमेटिक एक अप्रोच रखा हुआ है और उसी अप्रोच के हिसाब से मैं आप लोगों को तैयार कर रहा हूं, ताकि बाद में जब हम स्पीड पकड़े तो वहां पे दिक्कत ना हो। जब स्पीड पकड़ेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब वहां पे जाके फिर से मुझको वो बेसिक पे आके बेसिक चीजों के ऊपर लेक्चर देना ना पड़े। वही चीज है जिस दिन हम लोगों ने वो सारे क्रिटिकल न्यूमेरिकल शुरू किए, उस दिन जब आपका कोई भी एक बेसिक फॉर्मूला लो आएगा, वहां पे मुझको फिर से रिपीट नहीं करना पड़ेगा। वो आपको पता होगा, अच्छा ये तो इसलिए होता है। वहां पे दिक्कत है। आज अभी शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि एक लेयर तक हम लेके जाए, लेकिन अगला ही पल जब कुछ एक क्रिटिकल कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पे क्या हो जाएगा कि आप फिर से पजल्ड हो जाओगे कि यार ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया। फिर आप मेरे से पूछोगे, मैं फिर से वो पुराना लेक्चर दूंगा और यही सब करते रह जाएंगे। बेटर है स्पेस में चले, हमारे साथ चलो। और आज कुछ इंटरेस्टिंग चीजें से करेंगे। वो सारी बेसिक बातें आती रहेगी, एक ही साथ आती रहेगी और रिपीट होता रहेगा, नो वरीज। सो हमने अभी तक जो देखा, करंट वोल्टेज, ये सब तो डेफिनेशन वाली बातें हैं, वो भी होगा। हमने अभी तक जो देखा कि यार कहीं पे कोई भी कंडक्टर है तो कंडक्टर से करंट फ्लो होता है, तो वो क्या करता है कि अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इतना हमने देख लिया और वो ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट से पता चला। जब मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो उसका लाइंस ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन हमको कहाँ से मिलता है? राइट हैंड थंब रूल से मिलता है कि करंट की तरफ अगर वो अंगूठा रखे तो कर्ल जो है वो देगा लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन। दूसरी बात है कि यार ये अगर स्ट्रेट कंडक्टर ना होके अगर एक कॉइल है, इसी स्ट्रेट कंडक्टर को मैं क्या कर दे रहा हूं, मैं इसको राउंड कर दे रहा हूं, तो ये बन जा रहा है मेरा एक कॉइल। और अगर ये एक कॉइल है और करंट अगर फ्लो कर रहा है इसमें इस डायरेक्शन से, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे पता चलेगा? तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना कर्ल जो है वो कर्ल रख दूंगा करंट के डायरेक्शन पे। तो मेरा अंगूठा जो है वो अंगूठा मेरे को दिखाएगा कि करंट का फ्लक्स का डायरेक्शन किधर है। इसी बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलो या फिर बाकी सारा चीज बोलो, इसी के ऊपर बेस करके आ रहा है कि करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब हमने पहला दिन ये देखा था कि हम डीसी करंट कैसे जनरेट करते हैं फ्रॉम बैटरी। सो डीसी करंट जनरेट करने का और एक तरीका क्या है, हम डीसी जनरेटर बना सकते हैं। और डीसी जनरेटर ही क्यों, हम एसी जनरेटर बनाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटर बोलेंगे। तो आज मैं आपको वहां पे लेके जा रहा हूं कि भाई मशीन्स को समझना शुरू करते हैं धीरे धीरे, कि बेसिक भी आएगा, मशीन्स भी आएगा, सारा चीज आएगा, एक ही साथ आएगा। सो अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, करंट पढ़ रहे थे, वोल्टेज पढ़े हैं, करंट पढ़े हैं, तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करते हैं तो पहला सवाल मेरा आपसे कि यार ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या चीज? इट इज नथिंग बट एन एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज करते हैं वो जनरेट कहाँ पे होता है? सवाल है आपसे, जनरेट कहाँ पे हो रहा है? जनरेटर पे। जनरेटर पे, मतलब जनरेटर तो भाई अपने घर पे भी है ना, तो पावर प्लांट पे, एग्जैक्टली। तो हम हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं
जो ग्रिड में आ रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है कहाँ पे, अपने पावर प्लांट में। अब थर्मल हो, हाइड्रो हो, न्यूक्लियर हो, वो पता नहीं, लेकिन हो रहा है कहाँ पे, पावर प्लांट पे, है ना। तो अब आते हैं कि पावर प्लांट को समझते हैं। भाई पावर प्लांट में जो करंट पैदा होता है वो किस टाइप का करंट है? एसी करंट है कि डीसी करंट है? एसी करंट। एसी करंट है। अब मेरे को बताओ कि आपके ये जो लास्ट का क्वेश्चन समझ मतलब इंटरप्शन हो गया था, एक बार जरा वापस रिपीट करेंगे? मतलब पावर प्लांट में जो पावर प्रोड्यूस होता है वो एसी करंट है कि डीसी करंट है, वही पूछा। तो एसी करंट है ना। अब बात यहाँ पे आती है कि ये जो एसी करंट है, जितने सारे प्लांट है सब में एसी करंट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम क्यों एसी करंट ही प्रोड्यूस करते हैं, हम क्यों डीसी करंट नहीं बना रहे हैं या फिर डीसी करंट को लेके नहीं चल रहे हैं? कौन सा करंट बेटर है, एसी करंट बेटर है कि डीसी करंट बेटर है? फ्रॉम एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एसी पॉइंट एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू, एसी और डीसी दोनों में एफिशिएंसी वाइज डीसी। कौन सा करंट बेटर है, एसी की डीसी? सर डीसी में बहुत लॉसिंग होता है, लॉस होता है, एसी में थोड़ा कम होता है, इसीलिए एसी बेटर है। और खर्च भी कम होता है एसी करंट में, डीसी में बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। डीसी बेटर है क्योंकि डायरेक्ट करंट मिल रहा है आपको, स्ट्रेट करंट मिल रहा है। एसी क्या हो रहा है, एसी आपका हाफ साइकिल पॉजिटिव तो हाफ साइकिल नेगेटिव मिल रहा है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि एसी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, वी प्रेफर एसी करंट ओवर डीसी। अब बात यहाँ पे है कि हम एसी को क्यों प्रेफरेंस देते हैं डीसी के ऊपर? पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी एज कंपेयर्ड टू दी। Pardon? कैपेबिलिटी ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी ट्रांसमिशन। सो क्या हम डीसी को ट्रांसमिट नहीं कर सकते? लॉन्ग डिस्टेंस कर सकते हैं पर लॉस ज्यादा होगा। लॉस ज्यादा होगा, वेरी गुड। तो डीसी में क्या है, लॉस ज्यादा है। एसी में क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी करते हैं ना एसी? हाँ करते हैं। अब मेरा बात यहाँ पे है कि लॉस ज्यादा होगा आपका इसमें डीसी में, और एसी में लॉस कम है ना। भाई एसी में लॉस कम है क्यों, व्हाई? डीसी में लॉस ज्यादा होता है, एसी में लॉस कम होता है, ठीक है, लेकिन होता क्यों है? हाई वोल्टेज मिलता है एसी में, सेटअप कर सकते हैं इसलिए। एसी में हाई वोल्टेज मिलता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, है ना। लॉस कम हो जाएगा। रौनक नहीं, प्लीज गो प्लीज, थैंक यू। सो हम क्या कर सकते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कर सकते हैं, है ना, एसी में। अब बात यहाँ पे है यार कि अगर एसी को स्टेप अप स्टेप डाउन करते हो तो उससे फर्क क्या पड़ता है? तो वोल्टेज अप डाउन हो गया, चलो आप कर लिया, तो उससे फर्क क्या पड़ा, लॉस कैसे कम होगा? वोल्टेज हाई हो गया होगा तो करंट ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट मेरा डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, तो क्या तो हो रहा है? तो आई स्क्वायर आर लॉस जो निकलता है उसमें से वो कम जाएगा, तो अल्टीमेटली एफिशिएंसी हाई हो जाएगा, मतलब वो बेनिफिशियल होगा, लॉस कम जाएगा। मतलब हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि करंट को हम कम कर ले, करंट कम होगा तो आई स्क्वायर, जैसे पहला ही लेक्चर में बोला था, अगर रेजिस्टेंस है, अगर वायर है, अगर कुछ भी मशीन है उसके थ्रू करंट जा रहा है तो आई स्क्वायर आर लॉस हो रहा है ना। तो ये अगर आई स्क्वायर आर लॉस होता है, करंट को अगर हम मिनिमम कर सकते हैं तो लॉस मेरा कम हो जाएगा, है कि नहीं? yes. अब लॉस को कम करने के लिए भाई आप क्या कर रहे हो, आप वोल्टेज को हाई कर दे रहे हो, है कि नहीं?
अब मेरे को बताओ ओम्स लॉ क्या है? V is equal to IR. तो वोल्ट रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हमने जो पावर प्लांट से लेके जनरेटिंग स्टेशन से लेके अपने घर तक जो वायर केबल्स जो लगाने थे वो तो लगा दिए, उसका तो चेंज होने वाला है नहीं। सिर्फ क्या चेंज होगा कि दिन के टाइम में जो गर्मी पड़ेगी उससे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा। मानो दिन के 12 बजे कुछ रेजिस्टेंस होगा, रात के 12 बजे कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसमें थोड़ा सा डिफर करेगा, डेफिनेटली करेगा, है ना, ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट। लेकिन जो तार आपने लगा दिया पावर प्लांट से सब स्टेशन तक, सब स्टेशन से आपके घर तक, हर एक तार वो तो फिक्स्ड हो गया, उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, वो रेजिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला है। इसका मतलब आर क्या हो गया? एट एनी इंस्टेंट आर इज फिक्स्ड। अब बात आती है कि जब मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो करंट को बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? घटेगा। बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। घटेगा। क्यों बढ़ना घटेगा? चाहिए। इस इक्वेशन के हिसाब से बढ़ना चाहिए। रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो आपका V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। करंट वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। अब भाई मेरे ये बताओ कि ओम पागल था कि हम पागल हैं? हम ही होंगे। क्योंकि ओम्स लॉ तो गलत हो रहा है। यहाँ पे वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट घट रहा है, बोल रहे हैं आई स्क्वायर आर लॉस कम हो रहा है, और ये तो हो रहा है। ये फैक्ट जो भी बोल रहा है सही है, दिस फैक्ट इज ओके। करंट को घटाने के लिए वोल्टेज को बढ़ाते हैं ताकि आई स्क्वायर आर लॉस कम हो जाए। लेकिन मैं जब ओम्स लॉ को देखता हूँ V इज इक्वल टू आई आर, तो फिर कंफ्यूजन यहाँ पे आ रहा है कि वोल्टेज बढ़ने से करंट घट कैसे रहा है? Sir, Ohm's law only applicable in DC circuits. नहीं, हाँ, पूरी तरीके से सही नहीं है। ओम्स लॉ एप्लीकेबल 100% नहीं होता है इसी पे, कुछ कारण है, मैं बात करूंगा उस पे। लेकिन वोल्टेज बढ़ने से करंट तो बढ़ेगा ना। अगर आप वोल्टेज को बढ़ाओगे, रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगा किसी भी सर्किट का, तो करंट बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? भाई रेजिस्टेंस फिक्स है, वोल्टेज बढ़ा रहे हो, करंट बढ़ना चाहिए, घट क्या कैसे रहा है? हाई वोल्टेज सर्किट में एप्लीकेबल नहीं होता है ओम्स लॉ। Ohm's law applicable to constant temperature. Yeah, perfectly right. Ohm's law is Not definitely applicable to high voltage circuits. not applicable to high voltage circuit. But okay, मैं 100% अगर सही नहीं भी होता है Ohm's law, लेकिन मेरा सिंपल सा एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं तो, और रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, तो करंट बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? जैसे शुभम बोल रहे हैं ना, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू कांस्टेंट टेम्परेचर। या यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन अगर आपका ये लॉजिक में पकड़ता हूं कि कांस्टेंट टेम्परेचर, तो एट पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, पकड़ लो दिन के 12 बजे, वो टेम्परेचर जो है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, एक जोन पे थोड़ी ना चेंज होगा, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा उस टाइम पे। वहां पे कंटिन्यूअसली अगर आप वोल्टेज को चेंज करो तो करंट आपका कम ही हो रहा है, वोल्टेज को जितना बढ़ाओगे करंट कम हो रहा है, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, उसमें तो दिक्कत नहीं है। अभी तक मेरे को सही आंसर नहीं मिला, इसका लॉजिक क्या है? भाई मेरे लॉजिक ये है कि हम जब ट्रांसमिट करते हैं तो ना तो वोल्टेज ट्रांसमिट कर रहे हो ना करंट ट्रांसमिट कर रहे हो, आप क्या ट्रांसमिट कर रहे हो? पावर ट्रांसमिट कर रहे हो। और पावर इज इक्वल टू व्हाट? पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। सो जब पावर V इंटू आई है, और ये जो पावर है वो कांस्टेंट है कि नहीं है? पावर इज कांस्टेंट, क्योंकि जितना लोड आप इस साइड लगाओगे उतना ही जनरेटर आपको उतना लोड देगा। आप जनरेटर साइड में पकड़ लो, आपका 10 मेगावाट का एक जनरेटर है, उसमें अगर 8 मेगावाट का लोड लगाए हो, 8 मेगावाट का लोड है, तो वो 8 मेगावाट देगा। अगर आप उसमें 10 मेगावाट का लोड लगाते हो तो वो 10 मेगावाट देगा। अगर आप उसमें 5 मेगावाट का लोड लगाते हो तो वो 5 मेगावाट देगा। मतलब लोड के ऊपर वेरी करके जनरेटर का पावर
का वेरिएशन आएगा, बट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट जनरेटर जितना लोड लगाए हो उतना ही लोड ना देगा, तो पावर क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट रहेगा। कुछ कुछ समझ में आ रहा है मेरी बात? रट्टा टाइप नहीं मारना है कि पावर इक्वल टू कांस्टेंट इसीलिए v स्क्वायर। मैं वहां पे सर और एक बार समझा दीजिए। मैं वहां पे जा रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्यों पावर को कांस्टेंट हम बोलते हैं, उस चीज में आ रहा हूँ धीरे धीरे। एक चीज कि पहले तो ये समझ लेते हैं कि भाई ये जो आई स्क्वायर आर लॉस होता कम क्यों है। क्यों कम होता है? क्योंकि हम जब ट्रांसमिट कर रहे हैं तो पावर इक्वल टू v इंटू आई बोल रहे हैं कि पावर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पावर में यहाँ पे लिख लेता हूं। अब कांस्टेंट अगर पावर होगा, अब तो समझ में आता है ना कि वोल्टेज को अगर हम बढ़ाएंगे तो करंट को घटना पड़ेगा, तब जाके वो कांस्टेंट रहेगा, है कि नहीं? यहाँ पे क्लियर हो गई बात। अब ओम्स लॉ का जो बात था कि वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ेगा, वो भी सही है, लेकिन जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा और साथ में पावर भी बढ़ेगा। वहां पे पावर कांस्टेंट है ही नहीं, आप पावर का रेगुलेट नहीं कर रहे हो, आप पावर को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो, आप कांस्टेंट नहीं रख रहे हो। ये पावर कहाँ पे कांस्टेंट है? ये पावर कांस्टेंट है मेरे ट्रांसफॉर्मर पे, क्योंकि आपने जो लोड लगाया होगा ट्रांसफॉर्मर पे, अगर ये मेरा ट्रांसफॉर्मर है, इस साइड में लगाए हो आप लोड और इस साइड है आपका जनरेटर, है ना? अब ये जनरेटर है 10 मेगावाट का, पकड़ लो, आपने लोड लगाया 5 मेगावाट। सो जनरेटर पे लोड कितना पड़ेगा उस पर्टिकुलर टाइम पे? जनरेटर कितना दे रहा है? जनरेटर दे रहा है आपका 5 मेगावाट। ओके, तो यहाँ पे जो जनरेशन हुआ, जो ट्रांसफॉर्मर एंड में मिलेगा मुझको कितना मिलेगा? 5 मेगावाट मिलेगा। और जो ट्रांसमिट होगा यहाँ पे कितना रहेगा? वो 5 मेगावाट ही होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर में तो लॉस है नहीं, ट्रांसफॉर्मर कांस्टेंट डिवाइस है, ट्रांसफॉर्मर में कोई रोटेशनल लॉस है ही नहीं, है ना? स्टैटिक डिवाइस है, लॉसेस बड़ा कम है ट्रांसफॉर्मर में, 100 ऑलमोस्ट 100% एफिशिएंट है। तो दोनों साइड में पावर क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहाँ पे पावर जब 5 मेगावाट है और यहाँ पे अगर 5 मेगावाट का पावर है और वोल्टेज पकड़ लो आपका है 11 kV, तो करंट जितना होगा आई, सेम चीज वही 5 मेगावाट थी ना, ट्रांसफर होगा सेकेंडरी में, और सेकेंडरी में अगर 5 मेगावाट आया और यहाँ पे पकड़ लो आपने बना दिया 132 kV, तो ये I2 क्या हो जाएगा? काफी कम हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? सर और एक बार समझा दीजिए। ये सर ये कॉन्सेप्ट पता नहीं चल रहा, मतलब थोड़ा श्योर डायग्राम में समझाने से हो जाएगा। श्योर मैं बता रहा हूँ। सर देखो, एक्चुअली आप बोले रेजिस्टेंस ओम में, बोले क्या ओम में दोनों कांस्टेंट रहता है, लेकिन क्यों बढ़ता है? पहला जो क्वेश्चन किया वो क्लियर नहीं हुआ ओम वाला। ओम का क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, मैं एक बार फिर से शुरुआत से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस ये कर रहे थे कि भाई एसी करंट को हम प्रेफर क्यों करते हैं जबकि डीसी करंट इज मोर एफिशिएंट। एसी करंट को प्रेफर करने का मेन वजह यही है ताकि, क्योंकि एसी करंट में ट्रांसमिशन लॉस कम होता है। आप कहीं पे इंटरव्यू पे जाओ, आपको ये सवाल करेगा कि व्हाई यू प्रेफर डीसी एसी ओवर डीसी। डीसी करंट क्या खराब है क्या? नहीं, डीसी करंट एसी से अच्छा है, क्योंकि उसमें हमको डायरेक्ट करंट मिल रहा है और पूरा स्टेडी करंट मिल रहा है। बट डीसी करंट में लॉसेस ज्यादा हो जाएगी, ट्रांसमिशन लॉस, और जहां पे मुझको डीसी चाहिए उस जगह पे मैं रेक्टिफायर लगा के या फिर ये करके मैं इसको डीसी बना पा रहा हूँ। एसी को प्रेफर करने का क्या वजह है? एसी को प्रेफर करने का एक ही वजह है, वो है ट्रांसमिशन लॉस को कम करना। अब भाई ट्रांसमिशन लॉस के ऊपर जब आ गए तो लॉस होता क्या है? आई स्क्वायर आर लॉस होता है। ये आई स्क्वायर आर लॉस क्यों होता है? क्योंकि हमने पूरे के पूरे नेटवर्क में कंडक्टर्स लगा रखे हैं और उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस है, तो करंट जाएगा तो आई स्क्वायर आर लॉस होगा, हीटिंग इफेक्ट आएगा, सब कुछ होगा वहां पे। अब इस लॉस को कम करने का तरीका क्या है कि भाई वोल्टेज को बढ़ा दो, स्टेप अप कर लो, तो आपका आई स्क्वायर आर लॉस घट जाएगा।
स्टेप अप करने के लिए क्या हम लगाते हैं ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर को लगाओ तो स्टेप अप भी करोगे, स्टेप डाउन करोगे, हर एक चीज कर पाओगे। अब ये जब ट्रांसफॉर्मर हम लगाते हैं तो इससे वोल्टेज बढ़ने से करंट क्यों घटता है, जबकि हम ओम्स लॉ को जब देखते हैं तो वोल्टेज को बढ़ाने से करंट बढ़ना चाहिए वो दिखता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। कुछ का जवाब होता है कि सर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, कुछ का जवाब आया कि ओम्स लॉ वैलिड नहीं है। लेकिन भाई मेरे वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हो सकता है कि लीनियर ना हो, बढ़ना तो सही है। अब बात यहाँ पे है कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट घटना नहीं चाहिए था, लेकिन घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपका पावर जो है, पावर रिमेन्स कांस्टेंट। और पावर कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि एट पार्टिकुलर इंस्टेंटेनियस टाइम, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका जो लोड होगा वो लोड कांस्टेंट रहेगा। मानो अभी जो चल रहा है कि लाइट चल रहा है, फैन चल रहा है, जितने घरों में चल रहा है वो लोड तो कांस्टेंट है ना जनरेटर पे। अब वो कांस्टेंट लोड जो आ रहा है जनरेटर पे 5 मेगावाट है, तो जनरेटर पे लोड कितना है? 5 मेगावाट ही है। पकड़ लो अभी लोड बढ़ गया, मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 10 मेगावाट तक ही ले सकता है, क्योंकि इसका कैपेसिटी है 10 मेगावाट। तो सर मेरे को ये बताओ कि अगर 10 मेगावाट से ज्यादा हो जाएगा लोड तो जनरेटर पे क्या इफेक्ट आएगा? कुछ इफेक्ट आएगा कि नहीं? डेफिनेटली आएगा। जनरेटर पे क्या हो जाएगा? जनरेटर ओवरलोडेड हो जाएगा, तो उसका स्पीड कम हो जाएगा, उसका आरपीएम धीरे धीरे घटने लगेगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी कितना रहता है इंडिया में? 50 हर्ट्ज है ना। यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में 60 हर्ट्ज है, हमारे यहाँ पे 50 है, 50। अब जैसे जैसे आपका लोड 10 मेगावाट को क्रॉस करके ऊपर जाना शुरू करेगा, इसका जो फ्रीक्वेंसी है, सबसे पहला इफेक्ट आएगा फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होना शुरू करेगा, क्योंकि इसका जो आरपीएम है ना, आरपीएम ड्रॉप करेगा। क्यों करेगा? उसमें आऊंगा। तो लोड तो इससे ज्यादा तो वो दे नहीं सकता है, 10 मेगावाट ही देगा। अब फ्रीक्वेंसी ड्रॉप करेगा। चलिए, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यहाँ पे ये है कि वोल्टेज को बढ़ाने से करंट घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि ये जो लोड है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर 10 मेगावाट है तो जनरेटर 10 मेगावाट ही देगा। यहाँ पे आपका 10 मेगावाट आएगा ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में, और जब सेकेंडरी में ट्रांसफर होगा पावर, तो वो पावर भी 10 मेगावाट ही होगा। सिर्फ वेरिएशन कहाँ पे होगा? वेरिएशन होगा इसके वोल्टेज लेवल पे। वोल्टेज क्या हो रहा है? स्टेप अप हो रहा है, कि यहाँ पे 11 केवी था, अभी 132 केवी पे आपने स्टेप अप कर दिया। तो जब वोल्टेज बढ़ रहा है और पावर कांस्टेंट है, तो आपका करंट तब घटना लाजमी है, क्योंकि पावर को कांस्टेंट रखना है इसको। ये इस चीज को अगर समझ रहे हो, और इस चीज को अगर और बढ़िया से समझना है, ऐसा समझ लो कि भाई हमको ना एक 1000 लीटर ऑफ मिल्क या फिर 1000 लीटर का कोई भी एक लिक्विड हमको ट्रांसपोर्ट करना है। अभी 1000 लीटर का पकड़ लो अमूल कूल, ये आप अमूल कूल का जो 200 ml या 100 ml का बोतल आता है, उस बोतल में पैक कर करके अगर आप भेजते हो छोटा छोटा पैकेट में, तो आपको कितना टैंकर लगेगा? और वही 1000 लीटर का अमूल कूल अगर आप एक ही टैंकर में भरते हो तो आपको एक ही गाड़ी में हो जाएगा शायद से, है ना। तो यहाँ पे ऐसा है कि वोल्टेज का अगर पैकेज बड़ा कर रहे हैं तो फिर करंट कम हो रहा है, लेकिन पावर जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी रिमेन सेम। क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मर है, मुद्दा बात यही है, जो ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर कोई लॉस मेरा करा नहीं रहा है। यहाँ पे जितना पावर मैं प्राइमरी में दे रहा हूँ उतना ही पावर मेरा, सॉरी, जितना पावर मैं प्राइमरी में दे रहा हूँ उतना ही पावर मेरा सेकेंडरी में मिल रहा है। मुझको जनरेटर लोड की बातें ही छोड़ दो, मुद्दा ये है प्राइमरी में जितना करंट है वही पावर है, सेकेंडरी में उतना ही पावर मिलेगा। तो पावर मेरा कांस्टेंट हो गया, और पावर जब कांस्टेंट हो गया, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा। क्लियर? एकदम क्लियर। हाँ सर, अभी क्लियर। सर हाँ सर, ऐसे अभी देखा क्लियर हो जाए, गया। सर ऐसे देखा जाए, आपने बोला PVI, तीनों में से अगर पावर कांस्टेंट होता है, वोल्टेज बढ़ाने से करंट हमारा कम हो रहा है। जस्ट फॉर किसी इंस्टेंट पे मुझे किसी रैंडम जगह पे करंट ज्यादा चाहिए, वो पता नहीं मुझे पर्पस, अगर हो सकता है कि मुझे करंट ज्यादा चाहिए, हाँ, तो उस जगह पे क्या वोल्टेज डाउन हो जाएगा ना?
नहीं, ऐसा नहीं है तुम्हारा। यहाँ पे ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, तुम्हारा करंट ज्यादा करने का बात ही नहीं हो रहा। ठीक है, अगर तुमको करंट ज्यादा चाहिए किसी इक्विपमेंट पे तो आपको वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। वोल्टेज को कम करने से थोड़ी ना करंट बढ़ जाएगा वहां पे। ये ट्रांसफार्मर में अगर आप वोल्टेज को कम करते हो तो फिर करंट बढ़ेगा। सिर्फ ट्रांसफार्मर की बात हो रही है। ठीक है, आप जब अब इस चीज को और थोड़ा सा डिटेल्स में समझो कि पकड़ लो आपका घर पे आ रहा है ओके चलो पावर प्लांट पकड़ के चलते हैं कि हमारा 11 केवी जनरेशन कितने में होता है, ये जान के रखो। जनरेशन होता है 11,000 वोल्ट पे। 11 केवी पे 11,000 वोल्ट मतलब 11 केवी पे जनरेशन होता है ना। अब जनरेशन मेरा हो रहा है 11 केवी पे। हम ट्रांसमिट जो करते हैं, जो मेन ग्रिड है हमारा, मेन ग्रिड जो सबसे लंबा ग्रिड है इंडिया में, मेन ग्रिड बोलते हैं इसको। मेन ग्रिड कितना वोल्टेज लेवल पे है पता है किसी को? मेन ग्रिड होता है 132 केवी का। ठीक है, ग्रिड और भी होते हैं, जैसे लोकल में देखोगे तो 33 केवी का ग्रिड मिल जाएगा, 66 केवी का ग्रिड मिलेगा, 132 का मिलेगा, 220 का मिलेगा, 420 का मिलेगा, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज भी होगा, है ना। तो जो मेन ग्रिड है, सबसे लंबा ग्रिड पूरा एंटायर इंडिया में, सबसे लंबा ग्रिड मिलेगा आपको 132 वोल्ट का केवी का। अब क्या कर रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा एक प्लांट है, पकड़ लो 10 मेगावाट का। मैं 10 मेगावाट पावर जनरेट कर रहा हूं और उसको ट्रांसमिट करता हूं 11 केवी पे, तो मेरा करंट कितना आएगा? अब पावर मेरा 10 मेगावाट और वोल्टेज मेरा 11 केवी, करंट कितना आ रहा है भाई? पकड़ लो, करंट में पकड़ता हूं कितने पे? 11 केवी पे। तो करंट इधर आएगा तो 10 मेगावाट मतलब 10 इंटू 10⁶ वाट, है ना। और 11,000 मतलब 11 इंटू 10 क्यूब। अब थोड़ा कैलकुलेटर मारते हैं तो देखेंगे 10/11 कितना हो जाता है? 0.1 10/11 हो जाता है आपका 909, मतलब 0.909 इंटू 10⁻³ मतलब 909 एम्पियर। इतना करंट मेरा जाएगा अगर मैं 11 केवी पे ट्रांसमिट कर रहा हूं तो। सेम चीज में क्या करता हूं, वोल्टेज को बढ़ाता हूं और पकड़ लो 33 केवी कर देते हैं। ठीक है, सो 33 केवी जब कर देंगे, मेगावाट तो सेम है, ये तो चेंज नहीं हो रहा है मेरा पावर। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 11 के जगह पे मैं 33 केवी पे ट्रांसमिट कर रहा हूँ। और जब मैं 33 केवी पे ट्रांसमिट कर रहा हूँ तो हो जा रहा है 10/33, इसका मतलब 303। देखो एम्पियर कहां से कहां घट गया, 900 एम्पियर था मेरा, 900 एम्पियर से आ गया 300 एम्पियर पे, जैसे ही मैंने 33 केवी पे इसको ट्रांसमिट करना शुरू किया। और अगर मैं 132 पे करता हूं, अब देखो क्या होता है खेला, 10/132 केवी मतलब आ जाएगा आपका 0.075 मतलब 75 एम्पियर। 75 अब बताओ कहाँ 900 एम्पियर और I²R मतलब 900 का स्क्वायर करो, मल्टीप्लाइड बाय द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, और 75 का स्क्वायर करो मल्टीप्लाइड बाय द टोटल लॉस। समझ रहे हो कि कितना 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 एफिशिएंट हो जाएगा उसमें। क्लियर ना बातें? 900 का स्क्वायर, 909 का स्क्वायर इनटू द रेजिस्टेंस, ये तो कांस्टेंट है, और इधर हो गया आपका क्या 75 का स्क्वायर, तो इतना तो बचा लिया। हाँ मतलब सर कि अगर हमारा लॉस, जैसे हम लोग हमेशा बोल रहे हैं I²R होता है, यानी कि रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं कर सकते, तो जो चेंज कर सकते हैं करंट की वैल्यू। तो इसमें पावर कांस्टेंट रख के वोल्टेज अगर बढ़ा देते हैं, अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू कम हो जाती है, और करंट की वैल्यू कम हो जाती है तो लॉस कम हो जाता है। पाथवे इस वे से जा रहा है। तो एट द एंड हमारा ये सब करने का बेसिक मोटो था कि हमें हमारा लॉस कम करना था। अब लॉस कम करने के लिए अगर जब किसी ने बनाया, ये सब बनाया, अगर उसने ऐसा बनाया होता कि हमें वोल्टेज कम करना होता, जस्ट मतलब मुझे नहीं पता, बस रैंडम एग्जाम्पल ले रहा हूँ
कि वोल्टेज कम करना होता है और किसी रीजन से करंट बढ़ाना होता है, तो या मतलब हमें एट द एंड वोल्टेज कम करना होता, तो हम कुछ ऐसा करते, चाहे भले वो कुछ कोई भी पैरामीटर्स को ऐसे छेड़छाड़ करते जिससे हमारा करंट कम होता। तो मतलब एट द एंड यही वाला कॉन्सेप्ट है। बराबर बोल रहे हो, क्योंकि मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे हो रहा है ये चीज। अब देखो, जब हम क्या कर रहे हैं पावर प्लांट में, हम लोग क्या करें 11 केवी पे जनरेट कर रहे हैं 11,000 वोल्ट पे, फिर आपको ट्रांसमिट करना है। आपने प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट बनाने के बाद इसको ट्रांसमिट करने। सर ये 11,000 केवी पे बना रहे हैं, वो थोड़ा इलैबोरेट करेंगे, मतलब उससे आपका क्या मतलब हो रहा है? जो जनरेशन होता है, जो पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, हाँ बहुत नॉइज, बहुत नॉइज आ रही है। म्यूट कर दो। चलो ठीक है, कम हो गया नॉइस। सो भाई हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि जो पावर प्लांट है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है इंडिया में, तो हम लोग जनरेट करते हैं। जनरेशन जो होता है वो 11 केवी पे होता है, ठीक है, 11,000 वोल्ट पे होता है। अब 11,000 वोल्ट से ट्रांसमिट करने के लिए पहले 33 केवी, फिर 66 केवी, फिर आपका हो जाएगा 132 केवी। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, कि वोल्टेज को अप करते हैं ताकि मेरा करंट कम होता रहे। करंट कम हो जाएगा तो मेरा ट्रांसमिशन लॉस कम होगा, I2R लॉस कम होगा। इतना हम समझ चुके हैं। अब मेरा मेन पर्पस क्या था, क्या बोलने वाला था मैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट। मैंने पूछा था कि ये 11 केवी वाला, जो मैंने यही पूछा था कि ये 11 केवी पे जनरेट होता है पावर प्लांट से, तो उससे ये 11 केवी पे जनरेट होने से क्या मतलब है, आप वो एक्सप्लेन करने वाले थे। 11 केवी पे देखो, आपका 6.6 केवी पे कर सकते हो आप। आपका जनरेशन वोल्टेज जो है वो अलग अलग हो सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड है इंडिया में 11 केवी पे ही जनरेट करते हैं, ठीक है। मतलब जो वोल्टेज जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वोल्टेज जो जनरेट होता है वो 11 केवी ही जनरेट होता है। हाँ, 11 केवी का ही जनरेटर होता है इंडिया में, और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। 50 हर्ट्ज कांस्टेंट है। अब चलो इस कोड पे चलते हैं कि ऐसा होता क्यों है, और वोल्टेज को 11 केवी पे या फिर फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज पे रखते क्यों है, क्या है उसके फैक्ट्स में आते हैं, ठीक है। सर नाउ हाई वोल्टेज डीसी एंड फैक्ट्स इन न्यूज फॉर ट्रांसमिशन। हाँ, अभी तो नया नया एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन भी मैंने बताया, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन भी आया है। बट आपका जो मेन ग्रिड है, मेन ग्रिड अभी भी 132 केवी। दरवाजा बंद कर दो बाबू, दरवाजा बंद कर दो, नॉइस आता है। एक मिनट, हाँ, ये थोड़ा सा बच्चे आज शरारत कर रहे हैं, मैं इनको हाँ चलो ठीक है। अभी एम आई ऑडिबल? यस सर, एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। यस सर। हाँ सर, बोल रहे क्या, जब पहले में रेलवे लोकोमोटिव में पहले डीसी करंट यूज होता था, तो अभी एसी, रेलवे में जो डीसी मोटर यूज होता था, तो अभी एसी मोटर यूज होता है क्या? वो अल्टरनेटिव यूज होता है क्या? नहीं, एसी मोटर यूज होता है जो रेलवे लोकोमोटिव में होता है, न्यू। हाँ, अभी तो ये चेंज हो गया है, डीसी सर्किट के जगह पे आपका एसी सर्किट लगा रहे हैं, है ना। क्यों, वो लॉस का वजह से क्या? किसके वजह से? लॉस का वजह से लगा रहा है क्या? जो लॉस हो रहा है उसीलिए क्या चेंज किया है? हाँ, मेनली लॉसेस ही है। डीसी का जो सारा प्रॉब्लम्स था उसको ओवरकम करने के लिए वो हम डीसी मोटर जब करेंगे ना, तो ओके सर। ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोगों का सारा सवालों का जवाब मैं दूंगा, पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, मैं क्या बता रहा हूं कि हमको अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है
समझना मेरी बात को, एक ही दिन में काफी आगे निकल जाओगे इस बात को समझ लोगे तो, कि अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो हमको लगाना है पावर प्लांट, है ना। अब ये पावर प्लांट कितने टाइप के होते हैं? बहुत सारे टाइप के होते हैं सर, है ना। अब बहुत सारे टाइप के होते हैं तो फिर हम डिवाइड कैसे करेंगे? हम हमारा बेसिक आइडिया क्या रहे? बेसिक आइडिया ये है कि पावर प्लांट को बेस्ड ऑन किस चीज पे आप डिवाइड कर रहे हो? बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट बोलते हैं पहले, बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट। ये बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट क्या है कि आपने जो पावर जनरेट किया वो पावर आप कहां पे बेच रहे हो? क्या वो खुद के लिए यूज कर रहे हो या फिर कहीं ग्रिड पे बेच रहे हो? अगर आप पावर जनरेट करते हो और ग्रिड में दे देते हो सो दैट कि पूरा कहां पे यूज करे वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाला जाने, पब्लिक यूज करे, तो वो पर्टिकुलर एक टाइप का पावर प्लांट हो जाएगा। दूसरे टाइप का पावर प्लांट ये होगा कि वो खुद से पावर को जनरेट करेगा और अपने ही यूटिलिटी पे यूज कर लेगा। मतलब अपना ही एक प्लांट है, पकड़ लो हमारा एक सीमेंट प्लांट है या फिर स्टील इंडस्ट्री है या फिर कोई भी एक एफएमसीजी प्लांट है या फिर कोई भी प्रोसेस इंडस्ट्री, वहां पे मुझको अपना एक जो इक्विपमेंट है उसको चलाने के लिए पावर चाहिए। अब मैंने एक पावर प्लांट लगा दिया छोटा मोटा, है ना, तो ये क्या बन जाएगा? ये भी एक टाइप का पावर प्लांट है, एक टाइप का पावर प्लांट है जो एक्सपोर्ट बाहर कर रहा है। तो बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट हमको मिलता है दो टाइप के पावर प्लांट, एक को हम बोलते हैं सीपीपी और एक को बोलते हैं आईपीपी। अब ये सीपीपी क्या है? सीपीपी का मतलब हो जाता है कैप्टिव पावर प्लांट, और कैप्टिव का मतलब होता है कि खुद से जनरेट किया और खुद ही खा गए। आईपीपी क्या है? आईपीपी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट पावर प्लांट। इंडिपेंडेंट मतलब ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो अपना इंडिपेंडेंट है, खुद पावर जनरेट करेगा, उसके साथ और कोई इंडस्ट्री लगा नहीं है। और पावर को जनरेट करके कहाँ देगा? वो ग्रिड में डाल देगा। अब ग्रिड वाला जाने कि उस पावर को कहाँ पे यूटिलाइज कराना है। वो आपके घर पे दे सकता है, वो किसी इंडस्ट्री में दे सकता है, हो सकता है आसाम में पावर जनरेट हो रहा हो और गुजरात में सप्लाई हो रहा हो। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट पावर प्लांट। तो बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट हमको दो टाइप के पावर प्लांट मिल रहे हैं, कैप्टिव एंड इंडिपेंडेंट। चलिए ये तो समझ गए। ये एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? कहां पे हम डिस्पैच कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को करंट बनने के बाद। अब दूसरा क्या है कि बेस्ड ऑन एनर्जी इनपुट। किस पे? एनर्जी इनपुट। क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? वो एक एनर्जी है, और एनर्जी कभी बनाया नहीं जा सकता है। एनर्जी क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे। मतलब मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में, इस टाइप से होगा। तो भाई बेस्ड ऑन एनर्जी इनपुट की अगर मुझको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो मुझको कोई ना कोई एक एनर्जी का इनपुट करना पड़ेगा, और उस एनर्जी इनपुट पे बेस करके मैं पावर प्लांट को डिवाइड कर सकता हूं। कैसे? मैं बोल सकता हूं कि ये हाइड्रो पावर प्लांट है, और हाइड्रो और हाइडल बोलते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूं कि वो थर्मल पावर प्लांट है, या फिर मैं बोल सकता हूं वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, या फिर विंड पावर प्लांट है। ये सब अलग अलग कैटेगरी के पावर प्लांट हो गए। और क्या हो सकता है? सोलर पावर प्लांट है, टाइडल हो सकता है, तो जियोथर्मल हो सकता है। तो ये सब किस पे? बेस्ड ऑन एनर्जी इनपुट की हम एनर्जी कौन सा दे रहे हैं, जिस एनर्जी को यूटिलाइज करके हम क्या कर रहे हैं? पावर बना रहे हैं। अब सर ये तो समझ गए कि ये सारे होते हैं। अब बताओ कि ये हाइड्रो और हाइडल पावर प्लांट जो बोल रहे हैं उसमें एनर्जी इनपुट क्या है? वाटर। अब पानी तो है, बट एनर्जी कौन सा यूज कर रहे हैं? पानी का एनर्जी, वाटर करंट। अब वाटर करंट जब हम बोलते हैं तो पानी में जो करंट रहता है क्या उसको एक्सट्रैक्ट करते हो? पानी में करंट होता है क्या? सही में बताओ तो। सर पानी में फ्लो होता है तो वो पानी में फ्लो होता है, करंट मतलब नहीं यानी होता। उसका काइनेटिक एनर्जी हम यूज कर रहे हैं।
हाँ, तो पानी का फ्लो मतलब पहले दिन बताए थे कि फ्लो मतलब करंट। तो जो पानी का करंट हम बोलते हैं वो नथिंग बट फ्लो है। मतलब क्या होता है, हम पानी को जमा करके रखते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देते हैं, और जब छोड़ते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये तो समझ गए। अब बताओ कि थर्मल क्या है भाई? थर्मल जो कोल से बनता है, कोल और वाटर बॉयलर। सिर्फ कोल से होगा क्या थर्मल? नहीं, सिर्फ कोल में नहीं बनता है, वो बॉयलर में स्टीम होता है, कोल और वाटर दोनों मिला के बनता है। ज्यादातर स्टीम से बनता है। स्टीम प्रोड्यूस करके। देखो थर्मल थार्म का क्या मतलब है? थार्म का मतलब है हीट। थार्म का मतलब होता है हीट, है ना? ऐसा कोई भी फीड जो हीट देगा हमें, उससे हम थर्मल में यूज कर सकते हैं। जैसे कोल हुआ, तुम्हारा बगास हुआ, डिपेंडिंग अपॉन किसी भी चीज को, ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हें हीट देती है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, Exactly. वो इसमें एज अ फीड यूज होता है। एग्जैक्टली तो जहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के प्रोसेस में हीट इज इन्वॉल्व, अगर हीट इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। अब थर्मल पावर प्लांट होगा तो उसमें क्या हो सकता है कि हमको कोई ना कोई एक फ्यूल चाहिए। अब फ्यूल हो सकता है कि सॉलिड फ्यूल हो, लिक्विड फ्यूल हो, या फिर गैसियस फ्यूल हो, है ना? तो गैसियस फ्यूल हो, किसी भी टाइप का फ्यूल हो, अगर फ्यूल इन्वॉल्व है जिसको हम जला रहे हैं, उससे हीट ले रहे हैं, अब हीट को कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं बात की बात है, लेकिन अगर हीट इन्वॉल्व है तो उसको हम बोलेंगे थर्मल पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है कि जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहे हैं रिएक्टर के अंदर, न्यूक्लियर फ्यूजन यूज होता है। हाँ, प्रोसेस ऑफ जनरेट। तो अल्टीमेटली न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या होता है, हीट जनरेट होता है, अल्टीमेटली हीट जनरेट होता है, और उसी हीट को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। विंड में विंड वेलोसिटी यूज कर रहे हैं, नथिंग बट एनर्जी इनपुट क्या है, विंड वेलोसिटी है। सोलर में सोलर हीट है। तो चलो ये तो अलग अलग कैटेगरी के हम समझ गए कि बेस्ड ऑन एनर्जी इनपुट ये सारे एनर्जी इनपुट देते हैं तब जाके मेरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। भाई एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा है कि यार पानी से भी आप करंट निकाल रहे हो, गैस से निकाल रहे हो, सॉलिड से निकाल रहे हो, हवा से निकाल रहे हो, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो कैसे रहा है एक्चुअली में? जनरेटर। So the device that produces electricity, the device that produces electricity is called generator, है ना? सबको पता है, इसमें कौन सी नई बात है? ये सर जनरेटर ही एक ऐसा चीज है जो हमको इलेक्ट्रिसिटी बना के देती है। तो हाइड्रो में भी जनरेटर है, थर्मल में भी, न्यूक्लियर में भी, विंड में भी, सोलर में भी, हर चीज पे हमको क्या चाहिए? सोलर में फोटोवोल्टिक सेल, सोलर। लेकिन हर पावर प्लांट में, कन्वेंशनल पावर प्लांट जितने सारे हैं, सब में क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? जनरेटर यूज कर रहे हैं। अब चलो भाई एक, हाँ बोलो। हाँ, आप बोल रहे जनरेटर यूज कर रहे हैं, लेकिन जो जनरेटर चल रहा है उसको भी तो करंट, उसको भी चलाने के लिए करंट लग रहा है, ठीक है? तो थर्मल पावर प्लांट में पहले से भी करंट देना पड़ रहा है तो ही ना थर्मल पावर प्लांट पूरा ऑन है ना। मेरे को ये कंफ्यूज होता है। नहीं, आ रहे सारा कंफ्यूजन दूर होगा। बीच में वो उछल कूद करने से तो गड़बड़ा जाएगा, सारा चीज सिस्टमेटिक आएगा, हर एक कंफ्यूजन क्लियर होगा। Just be with me. So the device that produces electricity is called generator. चलिए भाई जनरेटर, एक काम करते हैं, हम जनरेटर बनाते हैं। तो मेरे को बताओ कि जनरेटर को बनाने के लिए, अगर मुझको जनरेटर बनाना है तो मुझको क्या चीज चाहिए? What I want, what I need? सर डिपेंड करता है आप कौन सा जनरेशन कर रहे हो, एसी या डीसी। अगर हम एसी को लेके पकड़ते हैं तो आपको पहले मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, फिर आपको कंडक्टर चाहिए, फिर आपको स्लिप रिंग्स चाहिए, फिर आपको ब्रशेस चाहिए, फिर आपको लोड चाहिए। मेरे को ना जनरेटर बनाने के लिए उतना सारा चीज नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ दो चीज चाहिए। क्या चाहिए? नंबर 1 मुझको एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए,
समझो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक मैग्नेटिक फील्ड हो और क्या चाहिए मुझको, एक कॉइल हो। फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि हम क्या करेंगे, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, या तो फील्ड को घुमा देंगे या फिर कॉइल को घुमा देंगे, तो बन जाएगा मेरा करंट। ठीक है, एक एक लाइन से जाना, मेरे साथ जाना, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, एक मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं और एक कॉइल लेते हैं, कॉइल को घुमा दे या फिर फील्ड को घुमा दे, बन जाएगा मेरा करंट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, सब क्लियर। तो भाई चलो एक काम करते हैं, बाजार में चलते हैं, जाके ढूंढते हैं कि मुझको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा कहाँ से। तो बनाओ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट। अब मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए मैं गया बाजार में, कहाँ से मिलेगा, मैग्नेट से मिलेगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से मिलेगा भाई, मैग्नेट से ही मिलेगा। अब मैग्नेट को अगर देखेंगे तो मैग्नेट कितने टाइप का होता है, अब मैं ढूंढ रहा हूँ। आज के बाजार पे जाओगे बहुत वैरायटी के मैग्नेट्स मिल जाएंगे, बहुत डिजाइन के मैग्नेट्स मिल जाएंगे। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब हम डिजाइन करना शुरू किए हैं और बाजार ही अवेलेबल नहीं है, हम घूम रहे हैं दुनिया भर में कि मैग्नेट मिले कहाँ से। तो मैग्नेट को हम ढूंढते ढूंढते कहाँ से मिलेगा, मुझको नेचर से मिलेगा, नेचर आर्टिफिशियल, नेचर से ही मिलेगा ना। तो नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं इसको, नेचर से मिलेगा। अब मेरे को बताओ, जो नेचर से जो मैग्नेट मिलता है उसका नाम क्या है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट। तो नेचर से मिलेगा मैग्नेटाइट बोलोगे या फिर लोडस्टोन, उसको मैग्नेटाइट या फिर लोडस्टोन बोलते हैं। जो आयरन ओर है, मैग्नेटिक ओर है, जो अर्थ क्रस्ट में रखा हुआ है। अब बाजार तो था नहीं, तो जमीन खोदते खोदते नीचे चले गए कि भाई मैं मैग्नेट उठा के लेके आओ, तो मिल गया मुझको नेचुरल मैग्नेट। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आया कि यार ये तो बड़ा कम मिलता है। तो जब कम मिलता है और इतना खर्चा हो जाता है उसको उठाने में, तो इसका दाम क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, कॉस्टली हो गया। तो इसका दिक्कत निकालते हैं कि नेचुरल मैग्नेट का दिक्कत क्या आ रहा है कि मैं तो ढूंढने गया था नेचुरल मैग्नेट, लेकिन नेचुरल मैग्नेट को जब मैं निकाला तो मैंने देखा यार ये तो इकोनॉमिक है ही नहीं, इट इज टू मच कॉस्टली, इतना कम मिलता है और इतना खर्चा हो जाता है इसको निकालने में। दूसरा क्या है, ये बहुत बल्कि है, क्योंकि रॉक ही है ना, आयरन ओर है, तो फिर ये तो बहुत बल्कि है, इसका वेट बहुत ज्यादा है यार, इसको उठाना मुश्किल पड़ रहा है। तीसरा चीज क्या है कि इसको जब मैं रख दे रहा हूं तो इसका डे बाय डे इसका जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, स्ट्रेंथ कम होता जा रहा है। ये हर डे इसका स्ट्रेंथ कम होता है, एक टाइम के बाद इसका स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगा। तो दिक्कत ही दिक्कत है इसमें, तो क्या करे, नेचुरल मैग्नेट तो इतना ज्यादा मिल नहीं रहा है। तो मेरे पास ऑल्टरनेटिव है भाई, दिमाग तो है अपना, और कुछ हो ना हो तो दिमाग लगाए। हमने क्या किया, हमने आर्टिफिशियल बना लिया। हमने क्या किया, आर्टिफिशियल मैग्नेट बना लिया। तो हम आज के डेट पे आर्टिफिशियल अंडा बेचते हैं बाजार में, तो मैग्नेट बनाना कौन से बड़ा बात है ना। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट बना लिया यार। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट में भी तो दो टाइप के मैग्नेट हो गए कि आर्टिफिशियल मैग्नेट जब मैं बनाने गया बाजार में, तो मैंने क्या किया कि मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया कि कैसे बनाऊं आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसको लेके आया और मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। कुछ टाइम के बाद मैंने देखा कि उसका जो मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसके जो मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन है, वो सारे ओरिएंटेशन क्या हो गए, एक लाइन पे अलाइन हो गए, ताकि ये खुद एक मैग्नेट बन गया। तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मेरा एक परमानेंट मैग्नेट बन रहा है। तो मुझको मिला आर्टिफिशियल में परमानेंट मैग्नेट। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में, एक मिनट खत्म कर लो उसके बाद बात करते हैं, कि परमानेंट मैग्नेट पे आर्टिफिशियल में मुझको परमानेंट मैग्नेट मिला, लेकिन इस परमानेंट मैग्नेट में क्या दिक्कत है, वो सेम दिक्कत आ रहा है यार, ये कॉस्टली हो रहा है, बल्कि हो रहा है, और इसका स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेंथ क्या हो रहा है कि डे बाय डे इसका स्ट्रेंथ कम होता जा रहा है। स्ट्रेंथ कांस्टेंट नहीं है, स्ट्रेंथ भी 10 साल बाद इसका स्ट्रेंथ काफी कम हो जाएगा।
तो परमानेंट मैग्नेट इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर लार्ज प्रोडक्शन। हम छोटा मोटा काम में परमानेंट मैग्नेट यूज कर दे रहे हैं, लेकिन अगर मुझको पूरा पावर प्लांट के बारे में सोचना है, बड़ा सा यूनिट लगाना है और बहुत सारा कमर्शियली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, तो परमानेंट मैग्नेट मेरा सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या कर सकते हैं भाई, एक काम करो, टेम्पररी कुछ सॉल्यूशन ढूंढो। और टेम्पररी सॉल्यूशन क्या है, हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। हम क्या यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। कि भाई मेरे को ओर्स्टेड ने बताया था कि जब भी करंट दोगे मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, तो यहाँ पे बाजार में क्यों माथा मार रहे हो, जमीन के नीचे क्यों जाना है। सिंपल सा बात है, कॉपर अवेलेबल है और कंडक्टर बनाओ और एक कॉइल बना लो। अगर आप एक कॉइल बना के इसमें अगर करंट दे देते हो, तो आपको एक मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा इस कॉइल के चारों तरफ। उसी मैग्नेटिक फील्ड से काम चला लो यार। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब मेरे को सोल्यूशन मिल गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हो गया, चीप हो गया, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा खर्चा नहीं आ रहा है एज कंपेयर टू योर परमानेंट मैग्नेट। ये इतना बल्कि नहीं है, क्योंकि ये तो कॉइल ही है ना, उतना ज्यादा वेट नहीं है जितना एक मैग्नेट का होता एज कंपेयर टू दैट। और इसका स्ट्रेंथ ये तो मेरे कंट्रोल में है। मैं जब वोल्टेज यहाँ पे लगाऊंगा, जितना करंट यहाँ से पास करेगा उतना ज्यादा मेरे को स्ट्रेंथ मिलेगा। तो मैं इसका करंट को रेगुलेट करूंगा, मैं मैग्नेटिक फील्ड को रेगुलेट करूंगा। तो बेस्ट सोल्यूशन क्या निकला, इलेक्ट्रोमैग्नेट निकला। हो गया आपका एक प्रॉब्लम सॉल्व। कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया हमने मैग्नेटिक फील्ड वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। अब मैग्नेटिक फील्ड हम बना सकते हैं। अब बताओ क्या चाहिए मुझको जनरेटर बनाने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, उसके लिए हमने सॉल्यूशन निकाला इलेक्ट्रोमैग्नेट। दूसरा चीज चाहिए कॉइल। तो अब बाजार में जाके मुझको क्या खरीदना है, कॉइल खरीदना है। कितना कॉइल खरीदना पड़ेगा, 2 कॉइल खरीदना पड़ेगा, 2 कॉइल खरीदना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि एक कॉइल तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए भी तो एक कॉइल चाहिए अभी। तो एक कॉइल बनाएगा मैग्नेट, और दूसरा कॉइल जो है वो क्या करेगा, इसमें जनरेट करेंगे हम वोल्टेज, जो जिसको हम बोलेंगे आर्मेचर। और एक बन जाएगा मैग्नेट, जिसको हम बोलेंगे कि फील्ड कॉइल। तो आया ना 2 कॉइल। अब चलो बड़े खुश भाई, एक काम करो, एक पूरा गड्ढा उठा लो कॉइल का, कॉपर का उठा के लेके आ गए। उसी को काट के 2 कॉइल बनाएंगे, एक में मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, एक से करंट निकालेंगे। बड़ा आसान। अब दिक्कत ये है कि इसको अगर हम लगाएंगे तो इसको वेरी करना पड़ेगा। चलो ठीक है, इसका तरीका ढूंढते हैं। तो इसका तरीका ये हो सकता है कि हम क्या करें, एक स्टेटर बना ले। क्या बना ले, एक तो स्टेटर बनाए और उसके स्टेटर के अंदर एक तो रोटर बनाए। बड़ा आसान सा स्ट्रक्चर हो गया कि एक तो हमने स्टेटर बनाया और स्टेटर के अंदर लगा दिया एक तो रोटर। अब भाई रोटर में भी कॉइल लगाओ, स्टेटर में कॉइल लगाओ, उससे मतलब नहीं है कि आप कौन सा घुमाओगे। मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएशन चाहिए, फ्लक्स वेरी कर जाए तो मेरा करंट जनरेट हो जाएगा। अब दौड़ के गए, जब लगाने गए कॉइल रोटर में या स्टेटर में, तो दिमाग में आया यार मैं फील्ड कहाँ पे लगाऊं, स्टेटर में लगाऊं कि रोटर में लगाऊं, और आर्मेचर का कॉइल कहाँ पे लगाऊं, स्टेटर में लगाऊं कि रोटर में लगाऊं। हो गया कंफ्यूज बंदा, हुआ ना। तो भाई मेरे बताओ कि जो फील्ड कॉइल है उसको आप रोटर में लगाओगे कि स्टेटर में लगाओगे, कैसे डिसीजन ले, कैसे सिलेक्ट करे। चीजें तो वही सारी है ना कि यार डिसीजन कैसे ले कि रोटर में लगाए कि स्टेटर में लगाए, कोई बता पाएगा। फील्ड कॉइल जो है उसको मैं रोटर में लगाऊं कि स्टेटर में लगाऊं, रोटर में, क्योंकि रोटर में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो है हम लोगों को उसको देना क्या है, करंट या वोल्टेज देना है, तो जिससे वो इंड्यूस करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वो तो हमको एक स्टेटर में रख दो और उसमें सप्लाई दे दो, वो स्टेडी रहेगा तो जनरेट करेगा ही करेगा।
एनीबॉडी move एल्स? करा के कुछ काम नहीं है। ठीक है, समझ गए। एनीबॉडी एल्स? स्टेटर में लगेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उससे लोड पर घूमेगा। स्टेटर में करोगे? और इस डिसीजन पे आने के लिए कि मैं स्टेटर पे लगाऊं कि रोटर पे लगाऊं, यहाँ पे सोचना वाली बात ये है कि भाई हम कौन सा करंट बना रहे हैं। हम डीसी करंट जनरेट करना चाहते हैं कि एसी करंट जनरेट करना चाहते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों? इसी के ऊपर होगा अभी बात कि हम कौन सा करंट जनरेट करना चाहते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, एक तो हो गया मेरा, एक कॉइल हो गया फील्ड का और एक कॉइल हो गया मेरा आर्मेचर का। ये दो कॉइल है मेरे हाथ में, मुझको डिसीजन ये लेना है कि इसमें क्या लगा है। तो एक सवाल और करता हूं कि टेल मी द करंट इंड्यूस्ड, द करंट इंड्यूस्ड in the coil of a AC of an AC generator is of dash type. AC जनरेटर के कॉइल में जो करंट इंड्यूस्ड होता है, उस इंड्यूस्ड करंट का नेचर कैसा है? एसी है कि डीसी है? डीसी। और कोई बोलेगा? सवाल को समझो। द करंट इंड्यूस्ड in the coil of an AC generator is of which type? DC type or AC type? DC। भाई इंड्यूस जब हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? पहला दिन बताया था कि इंडक्शन हो रहा है, इंड्यूस्ड हो रहा है। और इंड्यूस्ड होगा तो इंडक्टर पे होगा, कॉइल पे होगा, मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वेरी कर रहा है, जनरेट हो रहा है। तो ये डीसी कैसे हो सकता है? ये ऐसे होगा। तो the current induced in the coil of an AC generator is AC type। AC जनरेटर पे हो रहा है तो AC टाइप ही ना होगा। तो सर ये बताओ, the current induced in the coil of a DC generator is of dash type। क्या होगा? डीसी जनरेटर पे, एसी जनरेटर पे एसी हो रहा है, डीसी जनरेटर पे बोलो बोलो बोलो, टाइम ये भी एसी ही होगा। ये भी एसी ही होगा, एग्जैक्टली, क्योंकि इंड्यूस हो रहा है, फ्लक्स यूज करेंगे जैसा है, फ्लक्स घूमेगा, इंड्यूस्ड होगा तो कॉइल में जो करंट आएगा वो अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। वो हम दिखाएंगे किसी और लेक्चर में कि क्यों इंड्यूस्ड करंट ऐसी ही होता है, कैसे डायरेक्शन चेंज होता है। तो दोनों ही केस में जो आर्मेचर पे ये मेरा आर्मेचर, ये मेरा फील्ड, तो आर्मेचर पे जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है वो इंड्यूस्ड करंट का नेचर क्या है? एसी टाइप है। डीसी में भी एसी टाइप, एसी में भी एसी टाइप। तो सर ये डीसी जनरेटर में डीसी करंट मिलेगा कैसे? फिर जो करंट एसी नेचर का जनरेट होगा कॉइल में, उसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? बोलो, कम्यूटेटर लगाना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अगर ये मेरा फील्ड है और इसमें अगर एक कॉइल है, इसमें अगर एक कॉइल है और कॉइल से अगर करंट आ रहा है तो इसमें क्या हो रहा है? एसी करंट ही जनरेट हो रहा है कॉइल में। तो मेरा जो लोड है जो लगाऊंगा जनरेटर के साथ, उसमें डीसी मिले, उसके लिए मुझको क्या करना पड़ेगा? मुझको लगाना पड़ेगा यहाँ पे कम्यूटेटर।
ये जब हम डीसी मशीन्स पढ़ेंगे उस वक्त हम डिटेल्स में इस चीज को समझेंगे कि कैसे इसका डायरेक्शन चेंज होता है, कैसे कम्यूटेटर लगाने से डायरेक्शन सही रह जाता है, और डीसी मोटर, डीसी जनरेटर के टाइप्स क्या क्या है, वो सारी डिटेल्स हम बाद में करेंगे। अभी पहले हम जनरेटर तो बना ले। तो भाई मेरा दिक्कत ये आ रहा था कि फील्ड कॉइल को मैं रोटर पे लगाऊं कि स्टेटर पे लगाऊं। तो अगर मैं डीसी जनरेटर बना रहा हूं तो यहां से मेरे को एक क्लू मिलता है कि डीसी जनरेटर के लिए कम्यूटेशन इज मस्ट, कम्यूटेशन करना पड़ेगा। और कम्यूटेशन करना मतलब करंट यहाँ पे आर्मेचर पे आएगा, कॉपर का कम्यूटेटर लगाएंगे तो वो कॉइल के साथ घूमेगा, कार्बन ब्रास लगाओगे यहाँ पे, और कार्बन ब्रास के थ्रू आप क्या करोगे, लोड पे लोगे करंट, है ना। तो सर एक चीज तो फाइनलाइज हो गया कि डीसी जनरेटर पे क्या है कि फील्ड जो है, फील्ड होगा स्टैटिक, एंड जो आर्मेचर है वो आर्मेचर होगा रोटेटिंग। तो रोटर में लगाएंगे आर्मेचर और फील्ड को लगाएंगे कहा, क्या, स्टैटिक। क्यों, ये मैंडेटरी है, कॉन्स्ट्रेंट है यहाँ पे, दिस इज मैंडेटरी। क्यों मैंडेटरी है, क्योंकि कम्यूटेशन हमको करना है। अगर मेरा आर्मेचर फिक्स्ड हो जाएगा तो कम्यूटेशन कैसे होगा, नहीं हो पाएगा कम्यूटेशन। क्लियर। तो डीसी जनरेटर पे हम लोग बाउंडेड है कि फील्ड स्टैटिक रहे, आर्मेचर रोटेटिंग हो। तो फील्ड आपको स्टेटर पे लगाना है, आर्मेचर पे, रोटर पे आर्मेचर लगाना है। अब एसी जनरेटर पे क्या होगा, फिर एसी जनरेटर को और क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटर बोलते हैं। तो ऑल्टरनेटर के केस पे क्या होगा, ऑल्टरनेटर के केस पे आपका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप बाउंड नहीं हो कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपके हाथ में है कि आप फील्ड को घुमाओ या आप आर्मेचर को घुमाओ। लेकिन यहां पे आएगा लेकिन हम प्रेफर किसको करते हैं, हम प्रेफर करते हैं रोटेटिंग फील्ड, हम प्रेफर करते हैं रोटेटिंग फील्ड एंड स्टैटिक आर्मेचर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। ये जरूरी नहीं है ऐसा ही करना, आप उल्टा कर सकते हो, लेकिन हम प्रेफर करते हैं रोटेटिंग फील्ड, स्टैटिक आर्मेचर। और अगर आप बोल रहे हो कि आप रोटेटिंग फील्ड और स्टैटिक आर्मेचर प्रेफर करते हो तो उसके पीछे का कारण क्या है भाई, ऐसे ही मनगढ़ंत बोलने से थोड़ा ही ना होगा, थोड़ा ही मान लेंगे, मनगढ़ंत बोलने से तो नहीं मानेंगे। हम उल्टा कर दे तो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे फील्ड कॉइल लगाता हूँ रोटर पे, कहाँ पे, रोटर में अगर मैं फील्ड कॉइल लगाता हूँ और वो फील्ड कॉइल पे क्या करना है मेरे को, अल्टीमेटली फील्ड कॉइल पे देना है क्या, मुझको देना है एक सप्लाई वोल्टेज। जिस वोल्टेज को क्या बोलूंगा, एक्साइटेशन वोल्टेज। जब मैं एक्साइटेशन वोल्टेज दूंगा रोटर पे तो बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड घुमाएंगे और आर्मेचर पे जो कॉइल है उस कॉइल पे क्या होगा, 11 kV का मेरे को वोल्टेज चाहिए। अब देखो अगर मैं आर्मेचर को घुमाता हूं ऑल्टरनेटर पे, अगर मैं आर्मेचर को घुमाता हूं ऑल्टरनेटर पे तो क्या होगा, आपको तो घुमाने के लिए स्लिप रिंग या फिर ब्रासेस कनेक्ट करने हैं। तो 11 kV का अगर आप ब्रास लगाते हो, कितना मोटा ब्रास होगा, 2 दिन बाद डैमेज होगा। लेकिन जब आप एक्साइटेशन वोल्टेज दे रहे हो, दैट वोल्टेज विल बी ए स्मॉल डीसी वोल्टेज, बहुत ही छोटा डीसी वोल्टेज है। उसके लिए आप कार्बन ब्रास लगा सकते हो, यहाँ पे कार्बन ब्रास लगा के आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम एक्साइटेशन वोल्टेज सप्लाई कर सकते हैं जनरेटर में।
और जो 11 kV प्रोडक्शन होगा वो 11 kV लगेगा किसके साथ? वो लगेगा अपने ट्रांसफॉर्मर के साथ, क्योंकि हमको 11 kV पे थोड़ा ही ना ट्रांसमिट करना है, हमको ट्रांसमिट करना है 132 kV पे। तो यार इसके लिए तो वहां पे जो डिवाइस लग रहा है इसके आर्मेचर के साथ वो तो स्टैटिक है। अब अगर मेरा आर्मेचर घूमता रहेगा और मेरा स्टैटिक डिवाइस के साथ कनेक्शन करना है, तो इन दोनों को कपल करने के लिए मुझको क्या करना है? ब्रशेस कनेक्ट करने पड़ेंगे। और फिर 2 दिन बाद ये ब्रश डैमेज होगा, क्योंकि 11 kV का अगर लोड है और मेगावाट में अगर पावर ट्रांसफर हो रहा है, तो यार इसका करंट हमने थोड़ा देर पहले देखा है 900 एम्पियर का करंट आएगा। तो 900 एम्पियर का करंट के साथ अगर 11 kV का अगर लोड के साथ आप कोई एक कार्बन ब्रश या फिर कुछ लगाते हो, तो ये तो 2 दिन बाद डैमेज हो जाएगा। तो बेटर यही है यार, इतना झमेला मत करो, स्टेटर पे ही लगा दो आर्मेचर, वो भी स्टैटिक और अपना ट्रांसफार्मर भी स्टैटिक, दोनों का सेटिंग बड़ा अच्छा रहेगा। और जो घुमाना है ना वो काम कर दो फील्ड वाले कॉइल को, तो वो घूमता रहे, डीसी वोल्टेज आएगा थोड़ा सा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल के बाद हम उसका एक्साइटर का ब्रासेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये फिक्स्ड हो गया। अब चलो सबने मान लिया कि हम क्या कर रहे हैं, अगर डीसी जनरेटर है तो फील्ड को स्टैटिक रखेंगे, यहाँ पे मैंडेटरी केस है क्योंकि कम्यूटेशन है। एसी में कोई मैंडेटरी बात नहीं है, एसी में क्या कर सकते हैं कि हम फील्ड घुमाए या आर्मेचर घुमाए, लेकिन हम प्रेफरेंस किसको देंगे? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को देंगे, क्योंकि हमारे लिए आसान है कि अगर स्टेटर पे स्टैटिक आर्मेचर रहेगा तो ट्रांसफॉर्मर के साथ कनेक्शन आसान हो जाएगा, ब्रास वाला झमेला यहाँ पे नहीं आएगा। तो चलो इतना अगर हो गया तो मैं लगा देता हूं, मैं यहाँ पे एक स्टेटर बनाता हूं और स्टेटर पे स्टैटिक कॉइल लगा देता हूं, है ना। ये स्टैटिक कॉइल मैंने लगा दिया, और डेफिनेटली ये सिंगल कॉइल तो होगा नहीं, ये क्या होगा? 3 फेज कॉइल होगा। तो यहाँ से जो मुंडी निकलेगी तो 3 मुंडी निकलेगी, 3 फेज है तो 3 तो कॉइल लगाना है, और 3 कॉइल अगर लगाना है तो कितना इलेक्ट्रिकल एंगल पे लगाना है? 120 डिग्री एंगल पे लगाना पड़ेगा तीनों कॉइल को। चलो यार ये भी समझ गए। तो इसके अंदर क्या करेंगे सर? इसके अंदर हम लगा देते हैं अपना फील्ड वाला काम। क्या काम? रोटर बनाते हैं एक तो, और रोटर का जो कॉइल है वो कॉइल जो है ये सिंगल फेज ही है, और इसको हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ, एक्साइटर के साथ, जो देगा मुझको एक्साइटेशन वोल्टेज। और ये एक्साइटेशन वोल्टेज कौन देगा? एक्साइटर देगा थ्रू एबीआर, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। तो एबीआर से हम एक्साइटर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब चलिए सर हो गया मेरा काम, इधर मैंने कनेक्ट कर दिया, ट्रांसफार्मर लगाएंगे, करंट जनरेट होगा। तो आपने क्या किया? आपने यहाँ पे एक एक्साइटेशन वोल्टेज दे दिया, और जब आपने देखा यहाँ पे आके तो क्या 11 kV जनरेट हुआ? नहीं हुआ। ऐसा क्यों हो गया है? हमने एक्साइटेशन वोल्टेज तो दे दिया था, एक्साइटेशन वोल्टेज दे दिया तो क्या हो गया? एक्साइटेशन वोल्टेज दे दिया तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के बाद यहाँ पे 11 kV आना चाहिए था, वो मुझको मिला नहीं। उससे कम आएगा ना? पकड़ लो, उससे कम आए, 10 वोल्ट ही आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो आ ही नहीं रहा है। मैंने एक्साइटेशन वोल्टेज पूरा दे दिया, बढ़ा दिया, उससे जितना चाहिए उससे बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है। अब बताएगा कोई कि क्या फॉल्ट है? क्योंकि वो अभी मूविंग एलिमेंट नहीं है। एग्जैक्टली अभी क्या है कि फील्ड जो बना है वो फील्ड भी स्टैटिक और आर्मेचर भी स्टैटिक। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस रोटर को घुमाना है। अब घुमाएगा कौन भाई? इस रोटर को हम क्या करना पड़ेगा? रोटर को एक शाफ्ट में लगा के इस रोटर को हमको घुमाना है। अब हाथ से तो घूमेगा नहीं बंदा, इतना भारी रोटर होगा, कौन घुमाएगा? प्रदीप घुमाएगा क्या?
नहीं सर, नहीं घुमा सकता है। तो अगर प्रदीप नहीं घुमा सकता है तो कोई नहीं घुमा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको घुमाने का तरीका निकालते हैं। प्राइम अब देखो, जब घुमाने का तरीका आएगा तो आएगा नाम प्राइम मूवर का। एग्जैक्टली। और जब प्राइम मूवर बोल रहे हो तो प्राइम मूवर है क्या, घुमाने के लिए क्या क्या चीज है हमारे हाथ में इस दुनिया में अभी तक, बताओ क्या लगा कि हम घुमा सकते हैं किसी मोटर, भी को? कौन सी मोटर? मोटर को लगा सकते हैं। तो मोटर लगाएंगे तो मोटर मेरा घुमाने का काम करेगा। और कुछ लगा सकते हैं क्या? टरबाइन। टरबाइन लगा सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये दोनों ही प्राइम मूवर मोटर भी घुमाएगा और टरबाइन भी घुमाएगा। छोटा जनरेटर होगा मोटर लगा देंगे, बड़ा जनरेटर होगा तो अगर इतना बड़ा मोटर लगाओगे तो जितना एनर्जी आप जनरेट करोगे ना उतना तो आपका मोटर खा जाएगा। तो इसीलिए क्या लगाना है, टरबाइन लगाना है। क्योंकि हम तो छोटा मोटा काम करेंगे नहीं भाई, हम मेगावाट में जनरेट करेंगे तो थोड़े ना मोटर से घुमाएंगे अपने जनरेटर का रोटर को। हम ऑक्सिलरी कंजम्पशन इतना ज्यादा आ जाएगा, जितना बनाएंगे उतना ही खा जाएंगे। तो एक काम करते हैं, हम क्या लगा देते हैं यहाँ पे, एक छोटका वाला टरबाइन लगाते हैं। और जब हम यहाँ पे टरबाइन लगाएंगे, अब बोलोगे कि सर ये दोनों अलग अलग क्यों लगाना है, इसी के बगल में लगा देते। नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि टरबाइन जो घूमेगा वो टरबाइन का आरपीएम होगा ज्यादा, वो होगा 7,500, 8,000 आरपीएम, 10,000 आरपीएम, 12,000 आरपीएम। तो टरबाइन का आरपीएम जो होगा वो होगा बहुत हाई। तो हम घुमाने के लिए लगा रहे हैं टरबाइन। अब आया दिमाग पे मेरे कि सर ये जो रोटर को घुमाएंगे उसको कितने आरपीएम पे घुमाएंगे, ये कैसे डिसाइड करें, इसका स्पीड क्या हो, है ना? एक एक चीज करके आ रहा है, समझ रहे हो ना? कि जब हम टरबाइन को तो ले आए घुमाएंगे और टरबाइन आ गया 8,000 आरपीएम का। अब मेरे दिमाग में आ रहा है यार जनरेटर को घुमाए तो कितने स्पीड में घुमाए ताकि मेरा जो पर्पस है वो फुलफिल हो। ये किस पे डिपेंड करेगा? स्पीड जो बोलेंगे ये किस पे डिपेंड करेगा अभी, बताओ बताओ। नंबर ऑफ टर्न्स। नहीं, अब डिसीजन कैसे ले कि कितना आरपीएम पे घुमाना है मुझको? गियर पे करेगा सर, गियर। नहीं, ये पहले तो आपको ये डिसीजन लेना है कि आपके जनरेटर को कितने आरपीएम पे घुमाना है, और वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? दैट विल डिपेंड ऑन योर फ्रीक्वेंसी। आपको फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए? आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए 50 हर्ट्ज, ठीक है? हमको फ्रीक्वेंसी जो है वो चाहिए 50 हर्ट्ज का। तो भाई 50 हर्ट्ज मिलने के लिए मैं कितने आरपीएम पे घुमाऊं इसको? n is equal to 120 f/p। ये आ गया फॉर्मूला मेरे हाथ में। ये क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू p डेल्टा n by 120, ठीक है? किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग डिवाइस पे कहीं पे भी, वो चाहे इंडक्शन मोटर है, आपका जनरेटर है, ऑल्टरनेटर है, कुछ भी है, फ्रीक्वेंसी जो होगा वो फ्रीक्वेंसी ऑलवेज p डेल्टा n by 120 ही होगा। मतलब दोनों के बीच का जो स्टेटर और रोटर, जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो आपका कॉइल है, उन दोनों के बीच का जो रिलेटिव स्पीड है, डिफरेंस इन स्पीड है, उस स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ पोल्स से, डिवाइड बाय 120, क्योंकि 120 इलेक्ट्रिकल एंगल पे सेपरेटेड है, उतना ही होता है इसका फ्रीक्वेंसी कि 1 सेकेंड पे कितना बार घूमेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? ये अगर मेरा स्टेटर है और अगर यहाँ पे मैं पोल लगाता हूँ 2 या फिर मैं लगा सकता हूँ 4, तो जितना मैं नंबर ऑफ पोल्स बढ़ाता जाऊंगा और
ये होगा नॉर्थ तो ये होगा साउथ, ये होगा नॉर्थ तो ये होगा साउथ। तो जो मेरा कंडक्टर है पकड़ लो यहाँ पे, इसको यहाँ से यहाँ पे आने में जितना टाइम लगेगा या फिर 1 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ पे जितना आएगा, अगर मैं नंबर ऑफ पोल्स बढ़ा रहा हूं तो फिर उसका क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ पोल्स का बढ़ रहा है ना, बढ़ जाएगी। कम टाइम पे वो कवर कर रहा है ना, एक साइकिल कम टाइम पे वो एक साइकिल कवर कर रहा है। नॉर्थ से साउथ के बीच में आने के लिए उसको कितना टाइम लग रहा है, कम हो रहा है जितना नंबर ऑफ पोल्स बढ़ रहा है। सो ये इसी के लिए होता है कि 120 f/p उतना स्पीड में आपको घुमाना है कि आपको क्या करना है, कंप्लीट साइकिल करना है। इसी चीज को हम बहुत बढ़िया से समझेंगे जब हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल मशीन्स जब पढ़ेंगे तो हम पूरा का पूरा डिटेल्स में समझेंगे कि ये P डेल्टा n/120 क्यों होता है और n = 120 f/p क्यों होता है। अभी हम ये पकड़ रहे हैं कि हमको तो मिल गया फॉर्मूला कि कितना स्पीड पे घुमाना है, वो क्लियर हो गया मेरे दिमाग पे। मेरे दिमाग पे क्लियर क्या हो गया कि n = 120 f/p। भाई f फिक्स है कि नहीं है? हाँ सर, f तो फिक्स्ड है। f कैसे फिक्स्ड है? f विल बी 50 हर्ट्ज। तो मेरा जो स्पीड होगा वो स्पीड फिक्स्ड हुआ कि नहीं हुआ, 120 × 50 डिवाइडेड बाई p। तो किस पे डिपेंड कर रहा है मेरा स्पीड? स्पीड डिपेंड कर रहा है सर नंबर ऑफ पोल्स पे। तो ये जो जनरेटर हम बनाएंगे या फिर खरीद के लाएंगे उसका नंबर ऑफ पोल्स कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैं रोटर को कितना आरपीएम पे घुमाऊं, है ना। अब अगर ऐसा है सर तो नंबर ऑफ पोल्स कितना हो सकता है? 2 पोल का ऑल्टरनेटर हो सकता है कि एक नॉर्थ एक साउथ। अगर 2 पोल का ऑल्टरनेटर होगा तो जो स्पीड होगा वो कितना आरपीएम हो जाएगा, वो 3000 आरपीएम होगा। अगर वो 4 पोल का ऑल्टरनेटर होता है तो स्पीड जो है कितना हो जाएगा, 1500 आरपीएम हो जाएगा। अगर वो 6 पोल का ऑल्टरनेटर है तो कितना हो जाएगा स्पीड, उसका आ जाएगा 1000 आरपीएम। सॉरी, अगर वो 12 पोल का है तो कितना होगा आरपीएम, 500। मतलब नंबर ऑफ पोल्स में जितना बढ़ा रहा हूं उसका स्पीड, ऑल्टरनेटर का स्पीड उतना ही घटता जा रहा है। अब यहाँ पे एक बात और जान के रखो कि जो थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट में हम क्या यूज करते हैं, स्टीम टरबाइन यूज करते हैं, गैस टरबाइन यूज करते हैं। 2 तरीके का टरबाइन यूज होगा, या तो गैस टरबाइन करो या स्टीम टरबाइन करो। और अगर हाइड्रो कर रहे हो या विंड कर रहे हो तो वहां पे आपका हाइड्रो टरबाइन या विंड टरबाइन यूज हो रहा है। तो इस केस में अगर हम देखते हैं तो थर्मल में जहाँ पे स्टीम टरबाइन लगाए, गैस टरबाइन लगाए, वहां पे टरबाइन का आरपीएम काफी ज्यादा होता है, 8000, 10000, 12000 आरपीएम। उसी के मुकाबले जब स्टीम टरबाइन पे जाते हो तो स्टीम टरबाइन हाइड्रो का आरपीएम बड़ा कम होता है, विंड का तो आरपीएम बहुत ही कम होता है। तो अगर वो कम आरपीएम है तो हम क्या प्रेफर करेंगे, हम नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा वाला जनरेटर प्रेफर करेंगे। हाइड्रो के लिए, विंड के लिए नंबर ऑफ पोल्स ज्यादा हो, ऑल्टरनेटर का आरपीएम जो है वो कम रहे, क्योंकि मेरा टरबाइन का ही आरपीएम कम है। लेकिन थर्मल में क्या है कि टरबाइन का आरपीएम है 8000 और आप लगा दिए यार 12 पोल का ऑल्टरनेटर, तो 500 में इतना ज्यादा कन्वर्ट करने में ही आपका एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हाई प्रेशर, हाई आरपीएम जो ऑल्टरनेटर है, जैसे 2 पोल ऑल्टरनेटर या 4 पोल ऑल्टरनेटर, इसको प्रेफर करेंगे थर्मल पावर प्लांट पे। और 6 पोल 12 पोल वाला ये सब जो है हायर पोल वाला जिसमें आपका आरपीएम कम है, वो प्रेफर करेंगे हम हाइड्रो या फिर विंड पे। समझ रहे हो बात, क्योंकि आरपीएम कम है ना। तो अगर ऐसा है तो मैं पकड़ लेता हूं, यहाँ पे मैंने एक 4 पोल ऑल्टरनेटर ले लिया। यहाँ पे कितना पोल ले लिया, 4 पोल ऑल्टरनेटर लिया। अगर 4 पोल लिया तो अब मेरा फिक्स हो गया कि जो स्पीड होगा रोटर का वो स्पीड होना चाहिए यार 1500 आरपीएम। और अगर 1500 आरपीएम पे घुमाना है और ये है 8000 का, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गियर बॉक्स लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लगा देना पड़ेगा,
गियर बॉक्स लगाना पड़ेगा कपलिंग के लिए, गियर बॉक्स, क्योंकि ये हो गया मेरा हाई स्पीड शाफ्ट और ये हो गया लो स्पीड शाफ्ट, और इन दोनों का कपलिंग कर रहा है कौन? गियर बॉक्स। क्योंकि मैं रेस्ट्रिक्टेड हूं, मेरे को रेस्ट्रिक्शन कहाँ पे आ रहा है? रेस्ट्रिक्शन आ रहा है कि मेरे को 50 हर्ट्ज ही चाहिए फ्रीक्वेंसी, और 50 हर्ट्ज के लिए जो आरपीएम बनेगा, आरपीएम रहेगा 1500, और अगर 1500 आरपीएम ही चाहिए मुझको, तो मुझको इसको अगर 1500 में घुमाना है तो यहाँ पे 8000 से इसको 1500 पे रिड्यूस करना पड़ेगा। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर तो फिर हम टरबाइन ही ऐसा खरीद के क्यों ना लाए जो 1500 आरपीएम पे घूम रहा हो, स्टीम टरबाइन, तो डायरेक्ट कपलिंग कर दे। तो डायरेक्ट कपलिंग पॉसिबल है कि नहीं है? डायरेक्ट कपलिंग पॉसिबल है अगर आपका 2 पोल अल्टरनेटर हो, क्योंकि मिनिमम आरपीएम अगर स्टीम टरबाइन का होगा तो वो 3000 आरपीएम होगा, उससे नीचे नहीं ला सकते। इसमें और कई सारे फैक्टर्स आएंगे, फैक्टर्स को अगर हम डिस्कस करेंगे बाद में, एक अलग अलग से हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। समझ में आया मेरी बातें, क्या बोल रहा मैं आज? अब देखो यहाँ पे कि कितना सारा चीज बोल दिया है आज एक ही क्लास में, समझ पा रहे हो? आपका ट्रांसमिशन भी हो रहा है, आपका जनरेशन भी हो रहा है, आपका पावर सिस्टम भी हो रहा है, और जो बेसिक है बेसिक क्लास भी हो रहा है। तो समझना है तो इस तरीके से समझे सब्जेक्ट को कि हर एक चीज दिमाग में घुसे कि क्यों कर रहे हैं। इंजीनियरिंग डिपेंड्स ऑन ओनली वन सिंगल वर्ड। पूरा का पूरा इंजीनियरिंग एक ही वर्ड में समराइज होता है, और वो वर्ड है व्हाई। कि अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं। तो एक ही वर्ड पे समराइज करते हैं कि वाई। हर जगह पे हमारा एक वाई होना चाहिए कि ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है यार, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है। जिस दिन वो चीज समझ जाओगे, वो चीज दिमाग में आएगा, सारा चीज क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखो हमने टरबाइन लगा दिया, एक स्टीम टरबाइन, और टरबाइन के साथ हमने लगाया जनरेटर। अब जनरेटर जब लगाओगे, अभी देखो क्वेश्चन आएगा, सवाल आएगा आपके एग्जाम्स में कि कौन सा टरबाइन कहाँ पे लगाना है, क्या आरपीएम रहेगा, हाई आरपीएम वाला टरबाइन किस में लगेगा। तो वो सारे सवालों का जवाब आप धीरे धीरे करके देने लायक बन जाओगे, है ना। सो एक बार समराइज करें, काफी देर हो गया, बहुत सारा चीज बोल दिया, बाद में दिमाग से सारा चीज उड़ जाएगा। एक बार समराइज करते हैं शुरू से, है ना। समराइज करके खत्म करेंगे, फिर आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आज हमने शुरू किया कहाँ से यार? ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट वहीं से कि यार अंगूठा वाला करंट जाएगा तो फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि सारा काम तो उसी का है। तो करंट जा रहा है, फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो फ्लक्स का डायरेक्शन कैसे मिलेगा? मिलेगा अंगूठा से। अंगूठा दिखाओ, कर्ल देगा आपको फ्लक्स का डायरेक्शन। अगर कॉइल है तो कॉइल के तरफ कर्ल कर लो, अंगूठा देगा फ्लक्स का डायरेक्शन। चलो यार वो समझ गए। आए हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे। जनरेशन करने के लिए हमारे पास दो टाइप के करंट मिलेंगे, एसी करंट मिलेगा या डीसी करंट मिलेगा। अगर हमको अब समझना है कि हमको क्या लेना है, एसी करंट जनरेट करना है कि डीसी करंट जनरेट करना है, तो हमने देखा एफिशिएंसी वाइज तो यार डीसी बहुत अच्छा होता है, लेकिन एफिशिएंसी वाइज डीसी बहुत अच्छा होता है, लेकिन एसी करंट में लॉस मेरा बड़ा कम होगा। तो हम लॉस के बारे में सोच के क्या कर रहे हैं, एसी जनरेटर लगा रहे हैं, और एसी जनरेटर के लिए हम क्या लगा रहे हैं? ट्रांसफार्मर लगा दे रहे हैं, लॉस कम होगा। क्या लॉस कम करना है? मेनली हमको ट्रांसमिशन लॉस कम करना है, क्योंकि I2R लॉस होता है। और हमने यहाँ पे देखा कि I2R लॉस अगर हम डायरेक्टली वोल्टेज को कम रखते हैं, 11 kV पे रखते हैं, तो कितना ज्यादा हो रहा है, और जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं 132 kV पे, तो लॉस कितना कम हो जा रहा है, करंट कितना कम हो रहा है। तो चलिए लॉस के बारे में किसी और क्लास में और डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन इतना तो क्लियर हो गया कि ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज को बढ़ाओ तो करंट घटेगा। अब सवाल आता है क्यों घटेगा? क्योंकि ट्रांसफार्मर में पावर कांस्टेंट है, प्राइमरी साइड में सेकेंडरी साइड में। अच्छा जी, ये समझ में आ गया कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है, पावर कांस्टेंट होता है प्राइमरी और सेकेंडरी में,
वेरिएशन कहाँ आ रहा है कि वोल्टेज और करंट पे, और पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। इसीलिए क्या होता है कि वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं तो करंट घट जाता है, लेकिन ओम्स लॉ इक्वली करेक्ट है कि वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, लेकिन उसमें पावर कांस्टेंट नहीं होगा, पावर भी बढ़ेगा। तो चलिए ये जब बेसिक फंडा समझ गए तो हमने कोशिश किया कि यार एक काम करते हैं, चलो पावर प्लांट घूम के आते हैं कि वहां पे क्या क्या हो रहा है। तो घूमने गए तो दो तरीके का पावर प्लांट मिला, एक तो कैप्टिव मिला इंडिया में और दूसरा मिला इंडिपेंडेंट। कैप्टिव वो सारे पावर प्लांट जो खुद से बनाते हैं और खुद ही खा जाते हैं पावर, और इंडिपेंडेंट वो है जो पावर को बनाते हैं और ग्रिड में छोड़ देते हैं हमारे लिए, चलो यार गरीब आदमी का घर चलेगा, लाइट चलेगा। दूसरा चीज क्या देखे कि बेस्ड ऑन एनर्जी इनपुट, कि पावर अगर इलेक्ट्रिकल पावर बनाना है तो कोई ना कोई एक टाइप का पावर एनर्जी तो देना है इसमें। तो वहां पे हमने देखा है कि हम पानी से ले सकते हैं, हाइड्रो हाइडल थर्मल से ले सकते हैं, न्यूक्लियर से ले सकते हैं, विंड से ले सकते हैं, सोलर से ले सकते हैं, जियोथर्मल से ले सकते हैं, टाइडल से ले सकते हैं, बहुत सारा चीज। अलग अलग सोर्स होते हैं पावर के, अलग अलग टाइप के एनर्जी होते हैं, उसी को यूज करो, निकालो क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द मोस्ट प्रेफर्ड एनर्जी इन दिस यूनिवर्स। क्यों मोस्ट प्रेफर्ड बोल रहा हूं? क्योंकि इसको ट्रांसमिट करना सबसे आसान है। आप सेम अमाउंट का अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट करते हो और सेम अमाउंट का केमिकल एनर्जी ट्रांसमिट करते हो, आप खर्चा देख लो कितना होगा, बड़ा बड़ा गाड़ी लगेगा, ड्रम लगेगा, टैंकर लगेगा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो तार के बीच में कैसे चला गया पता ही नहीं चला, और एक इंस्टेंटेनियस सेकंड पे चला गया, कितना दूर भी जाना हो, है ना। सो इसीलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो प्रेफर्ड है। चलो बनाते हैं भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और बनाने के लिए हमको चाहिए एक जनरेटर। अब जनरेटर कैसे बनाए? जनरेटर बनाने के लिए हमको चाहिए एक मैग्नेटिक फील्ड और एक कॉइल, क्योंकि हमारे फैराडे भाई साहब बोल के गए हैं कि अगर आप फ्लक्स को वेरी करोगे ना तो करंट मिलेगा तुमको। तो मैग्नेटिक फील्ड को ढूंढने गए तो मैग्नेटिक फील्ड मिला मुझको नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल। नेचुरल में ढूंढने गए, नेचर के अंदर गए तो मुझको मिला मैग्नेटाइट और लोडस्टोन एज नेचुरल मैग्नेट, जो आयरन ओर है, लेकिन वो तो बड़ा कॉस्टली है यार, बाल्की है और उसका स्ट्रेंथ भी कम होता है, तो मेरे काम का नहीं है। तो दिमाग लगाया, आर्टिफिशियल बनाया, लेकिन आर्टिफिशियल जो मैग्नेट बनाया हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से, उसमें परमानेंट मैग्नेट तो बन गया, लेकिन जो दिक्कत थी कॉस्ट का, बल्कीनेस का और स्ट्रेंथ का, वो तो रह गया। तो हमने क्या किया, इसको छोड़ दो, छोटे मोटे काम में काम आएगा, पीएमएमसी डिवाइस वगैरह बनाएंगे हम लोग, इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, लेकिन हमको चाहिए एक परमानेंट सोल्यूशन, जिसके लिए हमने क्या किया, टेम्पररी मैग्नेट को प्रेफर किया और बनाया इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बना लिए भाई? यार सिंपल सी बात है, ओर्स्टेड साहब बोल के गए करंट भेजो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, तो एक कॉइल बनाओ और मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करो। अब दो कॉइल लेके आए, कॉइल 1 कॉइल 2, एक बन गया फील्ड, एक बन गया मेरा आर्मेचर। अब फील्ड जब बना, आर्मेचर जब बन गया, तो लगाए कहाँ पे? रोटर पे लगाए, स्टेटर पे लगाए, दिमाग में चल रहा है मारा मारी। तो हमने सोचा यार डीसी में क्या हो रहा है, एसी में क्या हो रहा है। डीसी में हमको कम्यूटेशन चाहिए, कम्यूटेटर लगाना है। तो कम्यूटेशन जब चाहिए तो डीसी जनरेटर का पर्पस तो फिक्स हो गया कि फील्ड रहेगा स्टैटिक और आर्मेचर रहेगा रोटेटिंग, वो मैंडेटरी पार्ट हो गए उसमें, और माथा पैचापेची करना ही नहीं है। अब एसी में क्या है, वहां पे कोई मैंडेटरी काम है नहीं, आप कहीं पे भी लगाओ, जनरेटर बनाना है रोटर घुमाओ या फिर स्टेटर घुमाओ, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, आर्मेचर घुमाओ या फील्ड घुमाओ। लेकिन क्या है, प्रेफर करेंगे कि फील्ड रहे रोटेटिंग, आर्मेचर रहे स्टैटिक, क्योंकि हमको ट्रांसफॉर्मर के साथ आर्मेचर को लगाना है जिसमें रहेगा हाई वोल्टेज, और जो फील्ड होगा उसमें रहेगा लो वोल्टेज, उसमें में यार ब्रश लगा के इसी को घुमा देते हैं। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम क्या करेंगे, रोटर में लगाएंगे फील्ड और स्टेटर में लगाएंगे आर्मेचर, जो कनेक्ट होगा मेरे ट्रांसफॉर्मर के साथ। अब जब घुमाने गए तो रोटर को घुमाना पड़ेगा, सिर्फ एक्साइटेशन वोल्टेज देने से बात बन नहीं रही, और जब घुमाने जा रहे हैं तो दिमाग में आया यार घुमाए तो घुमाए कितने आरपीएम पे, तो बोला यार 1500 आरपीएम पे। क्यों बोले? क्योंकि आपका आरपीएम का जो फॉर्मूला निकल के आया वो है n = 120 f/p। n = 120 f/p में अगर हम p को वेरी करते हैं तो देखा कि हम जितना पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स बढ़ा रहे हैं, उतना आरपीएम मेरा घट रहा है, और आरपीएम जब घटता जा रहा है
तो हमने डिसाइड कर लिया यार थर्मल में तो हम कम पोल वाला ये लगाएंगे, जनरेटर लगाएंगे, मानो 2 पोल का लगाएंगे या 4 पोल का। तो जितने सारे कैप्टिव पावर प्लांट्स मिलेंगे उसमें मैक्सिमम आपको 4 पोल अल्टरनेटर मिलेंगे और उसमें स्टीम टरबाइन या गैस टरबाइन लगा होगा। गैस टरबाइन या स्टीम टरबाइन का जो आरपीएम होता है वो होता है काफी ज्यादा कि 8000, 10000, 12000 आरपीएम पे घूमता है। तो आपको लगाना पड़ेगा गियर बॉक्स ताकि आप फिक्स कर सको आपके आरपीएम को 1500 में, सो दैट आपका फ्रीक्वेंसी जो रहे जनरेटर का वो 50 हर्ट्ज पे फिक्स हो जाए। इतना ही बात है, क्लियर हो गया पूरा। अब उसके आगे निकलेंगे नेक्स्ट सेशन में, क्लास में, और धीरे धीरे करके बनाते रहेंगे अपना कॉन्सेप्ट। और क्या करेंगे, हम 2 तैयारी करेंगे साइमल्टेनियस, ताकि हमारा जो इंटरव्यू हो कहीं पे, वहां पे बैठ के हम एकदम धड़ाधड़ धो डाले कि इंटरव्यूअर डर जाए कि यार इससे पूछे तो पूछे क्या, ये तो जवाब पे जवाब दे देता है और ऐसा ऐसा जवाब देता है जितना हमको भी पता नहीं है। मैं बता रहा हूँ, अगर आप पूरा बढ़िया से बोलोगे ना तो बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे कि जिनको खुद क्लियर नहीं होगा यार इतना सारा चीज ये बंदा जानता कैसे। सो इसीलिए क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पे खत्म करते हैं ताकि दिमाग पे रहे जितना सारा हमने पढ़ा है ना, अदरवाइज सारा निकल जाएगा। शुभम चौधरी, अभी मैं देख रहा हूँ कुछ लिखे हो कि स्लीप स्पीड, यार आएंगे मशीन जब पढ़ेंगे तो फिर स्लीप स्पीड क्या होता है और स्लीप क्या होता है वो सारा चीज हम पढ़ेंगे। प्लीज प्रोवाइड द पीडीएफ्स ऑफ प्रीवियस एंड टुडेज क्लासरूम। यार कोई है जो मेरे को एक सोल्यूशन दे सकता है, क्योंकि मैं नोटपैड पे लिखता हूँ और इससे मैं पीडीएफ नहीं बना पाता हूँ, इसके लिए मुझको स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है। इज देयर एनी सोल्यूशन टू, इज देयर एनी सोल्यूशन टू एनीबॉडी? बन जाएगा सर, आपके आईपैड में पीडीएफ इंस्टॉल है सर? हाँ पीडीएफ एलिमेंट है, उसको खोलिए सर। नोटपैड से ले सकते हैं? हाँ वो जो है जो जिसमें बना है ना सर, उसको ओपन कीजिए सर। एक मिनट, स्क्रीन में लेकर आइए ना, बता रहे आप। हाँ ले रहा हूँ। अगर ये हो जाता है तो बड़ा आसान हो जाएगा, नहीं तो वो सारा स्क्रीनशॉट लेना पड़ जाता है। बताओ। हाँ अभी इसको सर प्रिंट लीजिए, प्रिंट सेंड ए कॉपी। हाँ सेंड ए कॉपी में प्रिंट आएगा ना, प्रिंट ऑप्शन। हाँ यहाँ पे दिक्कत आ रहा है ना, सिलेक्ट प्रिंटर आएगा। हाँ ये पे प्रिंट आया ना सर। हाँ प्रिंट कीजिए। हाँ कीजिए। यहाँ पे नो यार प्रिंट, नहीं बैक कीजिए सर, बैक कीजिए। हाँ आप सर अपना उंगली से ऐसा बड़ा कीजिए। वो जो दिख रहा है सर आपको ऊपर कॉर्नर में, हाँ उसमें क्लिक, हाँ राइट साइड में। हाँ अभी नीचे में देखिए पीडीएफ ऑप्शन आएगा सर, नीचे में ये वाले जो सेलेक्ट कर रहे हैं ना सर, इसमें नोट है, मेल, ये सब है, उसमें पीडीएफ ऑप्शन आएगा देखिए। हाँ एक्रोबेट, हाँ वही वाला, वो सेलेक्ट कीजिए। हाँ सर ये हो गया। हाँ ये हो गया, आपका सेव हो गया सर। यार आईपैड में सबसे बड़ा दिक्कत है, हर एक चीज के लिए पैसा मांगता है। हाँ? और पता नहीं चलता है कहाँ से पैसा काट भी लेता है, अगर आप काट ले लेते हो तो पूछता भी नहीं है ना। अच्छा ये तो सेव हो गया, बहुत बढ़िया। अब इसी को सेव शेयर कर दीजिए सर। हाँ बढ़िया, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया काम हो गया हमारा। मैं इसको ढूंढ रहा था काफी। सर लास्ट क्लास का भी दे दीजिए। तब लास्ट क्लास बोले थे ना सर, मैं ट्राई किया, मैं बोला कि सर से बोलेंगे, ट्राई करके रखा था। बहुत बढ़िया काम कर दिया यार तुमने, बहुत बड़ा हेडेक दूर हो गया। क्योंकि ये क्या होता है, पूरा इतना सारा लंबा होता है, इसको अगर मैं पीडीएफ बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो फिर ये इतना छोटा करके इमेज फॉर्मेट में आ रहा है ना। हाँ सही सर। सारा स्क्रीनशॉट लेके फिर से पीडीएफ बनाना है, इसमें तो अलग से टाइम चला जाता है।
क्या कर हाँ सर वही है सर, पूरा 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 जो है वो लंबा से भी आता है, एकदम पतला से दिखता है। सकते हैं। और हर जगह किसी जगह में इमेज भी खुलता भी नहीं है सर, हाँ, उससे पीडीएफ तो हर जगह खुल जाता है। चलो ठीक है, अब बताओ मेरे को, किसी को कुछ बोलना है तो बोलो। सर एन लास्ट इक्वल क्लास टू में भी 120 देख एफ बाई ली। पी और थोड़ा सिंक्रोनस स्पीड से मिल रहा है ना सर, नेक्स्ट क्लास में बोल देना सर। 120 एफ बाई पी वो तो थोड़ा सिंक्रोनस स्पीड, यार वही तो है सिंक्रोनस स्पीड, और क्या है। एन इज इक्वल टू 120 एफ बाई पी, ये आप किसी भी रोटेटिंग मशीन में जाओगे ना तो आपका यही मिलेगा, फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू, कहीं पे भी फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू योर पी डेल्टा एन बाई एफ। डेल्टा एन क्या है कि दो जो जहां पे आप इंड्यूस हो रहा है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों के बीच का जो रिलेटिव मोशन आएगा, रिलेटिव स्पीड आएगा, दैट इज योर डेल्टा एन। यहाँ पे एक तो स्टैटिक है और एक रोटेटिंग है, तो स्टैटिक है तो इसका तो जीरो है, इसीलिए डेल्टा एन की जगह पे एन ले रहे हैं, है ना। एन इक्वल टू 120 एफ बाई पी। सर जैसे अभी आपने बोला ना हम्म, ये एक रोटर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को हम रोटर में लगाते हैं और आर्मेचर में ये, तो उसका क्या हमारे पास कोई डायग्राम होगा जिससे हम ये देख सके कि एक्चुअल में वो कैसा होता है? श्योर 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 होगा। वो विजुअलाइज करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। अभी सुनते जाओ, धीरे धीरे सारा विजुअलाइज कराएंगे। अभी तुम तो देखा ही, ये एनिमेटेड है मेरे पास, सारा चीज एनिमेशन दिखाएंगे ना। वहां पे आने के, वहां तक पहुंचने से पहले का जो रास्ता है वो बना रहा हूं वहां से, क्योंकि जब तुम लोग डायरेक्टली पिक्चर देंगे, एनिमेशन देंगे, उसमें मजा नहीं आएगा। फिर आप लोग क्या करोगे, बहुत बड़ा ही आराम में बैठ जाओगे, मस्ती में बैठ जाओगे, अच्छा ये तो देख लिया हो गया। ऐसा नहीं होता है। दिमाग का जो इंजन है ना, वो जितना काम करेगा उतना ज्यादा उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा, उतना ज्यादा उसमें सोचने वाली ताकत आएगी। सारा चीज स्पून फीडिंग करेंगे, दे देंगे, तो आपका दिमाग जो है वो बैठा रहेगा, वो सोचेगा ही नहीं कुछ। मैं पहले भी बोला हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि मेरा काम यहाँ पे आपके भूख को मिटाना नहीं है, मेरा काम यहाँ पे आपके भूख को बढ़ाना है। मैं एंजाइम की तरह काम करूंगा कि आपका एपेटाइट जो है वो बढ़ा दूंगा, आपका भूख बढ़ा दूंगा। खाना आपको है ना। और अगर भूख ही मिटा दिया तब तो बंदा स्टेगनेंट हो जाएगा, बैठ जाएगा। भूख मिटाना नहीं है, भूख इतना बढ़ा देंगे कि आप खुद दौड़ोगे खाने के लिए। यार किताब कहाँ है, वीडियोस कहाँ है, यूट्यूब कहाँ है, गूगल कहाँ है, दौड़ते मतलब रहो। आप सर हमारे वी के पास हमारे आई को लेके जा रहे हो ताकि एफिशिएंसी पूरी मिले। मिलेगा मिलेगा। चलो यार 9 बजने को है ना, आज के ओके लिए सर, यहाँ पे। मंडे चलो मिलते हैं सर। एवरीबॉडी, गुड नाइट, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय सर। बाय तो बाय। सिर्फ वीडियो और बाय। पीडीएफ। या श्योर श्योर, अभी तो ओके पीडीएफ सर, बाय, बनाना गुड नाइट। मिल जाएगा। चलो भाई, सर लास्ट क्लास का भी। या श्योर श्योर, Bye, sir. बाय बाय, गुड नाइट।